ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 25। मांग ब्याज दरें वास्तव में इतनी अधिक नहीं हैं। अनिल देसाई ने इस बारे में सोचा, लेकिन वह आरव शर्मा को केवल 1% की चालू ब्याज दर ही दे सकते थे। आरव शर्मा वह व्यक्ति नहीं है जो मौका मिलने पर दूसरों को परेशान करता हो। प्रमुख बैंकों द्वारा दी जाने वाली 1 साल की मांग दर 0.3% है। अनिल देसाई 1% दे रहे हैं, जो पहले से ही बहुत अनुकूल है। हालांकि आरव शर्मा ने यह नहीं कहा कि वह इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। अनिल देसाई घबरा गए। 1% ब्याज पेशेवर दृष्टिकोण से पहले से ही बहुत अधिक है, लेकिन आम लोगों के लिए ये गोभी की कीमत है जो बिल्कुल आकर्षक नहीं है। इसलिए आरव शर्मा को 10 करोड़ की जमा राशि रखने के लिए मनाने के लिए अनिल देसाई ने जल्दी से अन्य छूटों की घोषणा की। अन्य बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च स्तरीय सेवाओं के अलावा अनिल देसाई ने आरव शर्मा को एक क्रेडिट कार्ड भी दिया, जिस पर 10 करोड़ तक ओवरड्राफ्ट किया जा सकता था। 6 महीने तक ब्याज मुक्त और नकद निकासी का समर्थन करता है। दूसरे शब्दों में, आरव शर्मा का 10 करोड़ यहां जमा होने का मतलब है 20 करोड़ के बराबर। जब तक इसे 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है, कोई लागत नहीं है। ये रियायती नीति बहुत आकर्षक हो सकती है। यदि वास्तव में कोई अच्छा निवेश प्रोजेक्ट नहीं है, तो आरव शर्मा क्रेडिट कार्ड से 10 करोड़ निकालकर बैंक में ब्याज कमाने के लिए रख सकते हैं। 6 महीने का ब्याज एक छोटा 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई और होता तो बैंक ऋण स्वीकृति के लिए 6 महीने लग सकते थे। आरव शर्मा के वर्तमान जीवन अनुभव के आधार पर उन्हें लगता है कि ये 10 करोड़ पहले से ही सबसे बड़ा प्रभाव डाल चुका है। अनिल देसाई की शर्तें लगभग स्वीकार्य हैं। आरव शर्मा, मैं अनिल देसाई जी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं, तो ठीक है, ये 10 करोड़ यहीं रहने दें। अनिल देसाई, ठीक है, हाँ आइए, मैं चाय को शराब की जगह इस्तेमाल करता हूं और आपका सम्मान करता हूं, भाई। आरव शर्मा ने मुस्कुराकर चाय का प्याला उठाया और दोनों ने इसे एक ही बार में पी लिया। बाद में अनिल देसाई ने वीआईपी खाता प्रबंधक पूजा नायर को बुलाया। प्रबंधक पूजा, मेरे कार्यालय में आओ। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक ग्राहक है जो व्यवसाय कर रहा है। एक पल रुकिए। कौन सा ग्राहक? क्लास सी। उसकी चिंता मत करो, तुरंत मेरे कार्यालय में आओ। अनिल देसाई ने आंतरिक नियमों और विनियमों में ग्राहकों को ग्रेड में विभाजित किया है। वीआईपी ग्राहक भी 5 स्तरों में विभाजित हैं, एस, ए, बी, सी, डी आदि। क्लास सी ग्राहक उन व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जिनके बैंक में 1 करोड़ की जमा राशि है, और आरव शर्मा एक एस क्लास ग्राहक हैं। यदि आपको एक को सेवा प्रदान करने के लिए चुनना हो, तो निश्चित रूप से यह एस रैंक आरव शर्मा को सेवा प्रदान करना है। पूजा नायर को समझ नहीं आया कि बॉस क्या कर रहे हैं। क्लास सी वीआईपी ग्राहकों की परवाह नहीं, इतना महत्वपूर्ण क्या है। हालांकि उनके आदेशों का पालन करना होगा। वह केवल उस ग्राहक से बात कर सकती थी जो व्यवसाय कर रहा था, और जल्दी से दौड़कर प्रेसिडेंट के कार्यालय में गई। प्रेसिडेंट, आपके कोई निर्देश हैं? पूजा नायर ने हाँफते हुए पूछा। अनिल देसाई, तुम तुरंत भाई आरव को 10 करोड़ की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ले जाओ और बैंक से नकद निकासी का समर्थन करता हो। पूजा नायर ने ध्यान से देखा और वहां बैठा व्यक्ति वास्तव में आरव शर्मा था। वह हैरान दिखी और बोली, आरव शर्मा। आरव शर्मा पहले यहाँ इंटर्न के रूप में पूजा नायर से मिल चुके थे। पूजा नायर एक वीआईपी खाता प्रबंधक हैं जिनकी नज़रें बहुत ऊंची हैं। उन्होंने कभी आरव शर्मा को सीधे नहीं देखा। उन्होंने ये भी सुना था कि संजय पाटिल ने कृति वर्मा को ले लिया था, इसलिए वह हैरान थी। प्रेसिडेंट उन्हें इतना हाई प्रोफाइल क्रेडिट कार्ड कैसे दे सकते हैं? ये क्रेडिट कार्ड कार्डधारक की बैंक में जमा राशि पर आधारित होता है। 10 करोड़ की सीमा का मतलब है कि जमा राशि कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। तो आरव शर्मा के पास 10 करोड़ की जमा राशि है, फिर वह कृति वर्मा को संजय पाटिल द्वारा ले जाए जाने को कैसे देख सकते थे? ये सामान्य तर्क का पालन नहीं करता। अनिल देसाई, प्रबंधक पूजा, तुम क्या देख रही हो? जल्दी से भाई आरव के लिए कार्ड खोलो। पूजा नायर जल्दी से होश में आए और तुरंत जवाब दिया, ओह ठीक है। श्रीमान आरव, कृपया मेरे साथ वीआईपी रिसेप्शन रूम में आएं। हैरान होने के बावजूद पूजा नायर का दिमाग तेजी से चला और उन्होंने तुरंत अपना नाम बदलकर श्रीमान आरव कर लिया। आरव शर्मा, हाँ प्रेसिडेंट अनिल, फिर मैं पहले जाता हूँ। अनिल देसाई, ठीक है। पूजा नायर ने बहुत सम्मानपूर्वक आरव शर्मा से कहा, श्रीमान आरव, कृपया इधर आएं। आरव शर्मा, धन्यवाद प्रबंधक पूजा। पूजा नायर, कोई बात नहीं।
दोनों प्रेसिडेंट के कार्यालय से बाहर निकले। पूजा नायर ने धीमी आवाज में जल्दी से पूछा, आरव? ओह नहीं श्रीमान आरव, आपके पास 10 करोड़ की जमा राशि कैसे हो सकती है? आरव शर्मा, अंदाजा लगाओ। पूजा नायर, वे दोनों बाथरूम के पास से गुजरे। पूजा नायर को लगा कि उन्हें थोड़ा मेकअप करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जल्दी से आरव शर्मा से कहा, श्रीमान आरव, आप वीआईपी रिसेप्शन रूम में जाकर थोड़ा इंतजार करें। मैं बाथरूम जाती हूँ। ठीक है। आरव शर्मा, ठीक है, मुझे रास्ता पता है, तुम खुद जाओ। पूजा नायर ने सिर हिलाया और जल्दी से मुड़कर बाथरूम चली गई। बात करें तो आरव शर्मा और पूजा नायर के बीच पहले भी कुछ परेशानियां थीं। उस समय आरव शर्मा एक इंटर्न थे और पूजा नायर उन पर नज़र नहीं रखती थीं। एक बार आरव शर्मा ने बिना पहले से सूचना दिए एक ग्राहक को सीधे वीआईपी रिसेप्शन रूम में ले लिया था। उस समय पूजा नायर आलस में सो रही थीं। वह बहुत गुस्सा हुई और जब मेहमान चले गए तो उन्होंने आरव शर्मा को डांटा। हालांकि यह परिवार वालों को गाली देने जैसा नहीं था, लेकिन छोटा आदमी, अयोग्य, अशिक्षित जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक नौसिखिए के रूप में जो अभी स्कूल से निकला था, आरव शर्मा निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा वह अभी भी इंटर्नशिप की अवधि में थे, इसलिए उन्हें केवल सहन करना पड़ा। अब जब उन्हें पता चला कि आरव शर्मा कम से कम 10 करोड़ की जमा राशि वाले बड़े बॉस हैं, तो पूजा नायर घबरा गईं। उन्हें जल्दी से मेकअप करना था और फिर वह अकेले आरव शर्मा के लिए व्यवसाय संभालेंगी और मौका लेकर उनके साथ नज़दीकी बढ़ाएंगी और पहले की अप्रियता को खत्म करेंगी। अगर उनके साथ और आगे बढ़ने का मौका मिले तो और भी बेहतर होगा। 30 साल की उम्र में उन्होंने दर्जनों प्रेमियों को ठुकरा दिया था। वह आरव शर्मा जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थीं। अब मौका है, इसे किसी भी कीमत पर लेना होगा। वास्तव में वह बहुत ज़्यादा सोच रही थी। आरव शर्मा के लिए 30 साल की बची खुची लड़की को लेना असंभव है, क्या 18 साल की लड़की अच्छी नहीं है? और आरव शर्मा पहले ही उनके बीच की अप्रियता को भूल चुके हैं। वह इतनी चालाकी और मूर्खता कर रही है, लेकिन यह आरव शर्मा को इन अप्रिय चीज़ों की याद दिलाएगा। दूसरी तरफ आरव शर्मा वीआईपी रिसेप्शन रूम में आए। वहां एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। जब आरव शर्मा करीब आए तो उन्होंने देखा कि रोहित मल्होत्रा वहां बैठे थे। ये वही व्यक्ति था जिसने सुबह फीनिक्स मॉल के गेट पर शालिनी मेहरा के साथ जानबूझकर गलती ढूंढी थी। रोहित मल्होत्रा को वहां बहुत नुकसान हुआ था और उन्होंने सारी इज्जत खो दी थी। जब उन्होंने फिर से आरव शर्मा को देखा तो वह भी चौंक गए, जल्दी से खड़े हुए और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आरव शर्मा, तुमने जो कहा वह बहुत मूर्खतापूर्ण है। तुम कहते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? रोहित मल्होत्रा, धिक्कार है, तुम गलत जगह पर हो। ये वीआईपी रिसेप्शन रूम है। अगर तुम्हें पैसे निकालने हैं तो लॉबी की खिड़की पर जाना होगा। तुम्हारे खाते में 3 तरबूज और खजूर के लिए यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आरव शर्मा, ओह, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार खरीदने के लिए ऋण लेने आए हो? रोहित मल्होत्रा, तुम्हें कैसे पता? आरव शर्मा, धिक्कार है, क्या मैंने सही अनुमान लगाया? रोहित मल्होत्रा, हाँ, मैं यहाँ ऋण लेने आया हूँ। वैसे भी मुझे कार खरीदनी है। अगर मैं अब खरीद लूँ तो मैं शालिनी मेहरा को बिस्तर पर ला सकता हूँ। मैं अब क्यों न खरीदूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उससे दूर रहो। मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्टॉल बंद हो जाए तो बस एक फ़ोन कॉल से यह हो सकता है। एक ऐसी लड़की के लिए अपनी आजीविका बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी नहीं है। आरव शर्मा, मैंने कहा था कि तुम बेवकूफ़ ऑनलाइन कहानियों के खलनायक जितने मूर्ख हो, लेकिन तुम अभी भी स्वीकार नहीं करते। मैंने कब उसका पीछा किया? अगर तुम उसे नहीं पा सके तो ये तुम्हारी काबिलियत की कमी है। दूसरों को दोष मत दो। रोहित मल्होत्रा, मैं तुमसे बात करने में आलसी हूँ, जल्दी से निकल जाओ और मेरे व्यवसाय में खलल मत डालो। आरव शर्मा, धिक्कार है, तुमने बेंटले खरीदने के लिए ऋण लिया, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? रोहित मल्होत्रा, हाँ, मजाक है। मेरी फैक्ट्री को अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जब माल डिलीवर हो जाएगा तो मैं 1 करोड़ कमा लूँगा। तुम्हें लगता है मैं इसे वहन नहीं कर सकता? आरव शर्मा, क्या वह ऑर्डर अज्योर टेक्सटाइल्स लिमिटेड का है, जैसा तुमने कहा था? रोहित मल्होत्रा, हाँ, सिस्टम पहले से ही इक्विटी हस्तांतरण प्रक्रियाओं को संसाधित कर रहा है। जल्द ही अज्योर टेक्सटाइल्स लिमिटेड की 100% इक्विटी आरव शर्मा के पास होगी। इस व्यक्ति का आरव शर्मा के प्रति रवैया ऐसा है, वह अभी भी अज्योर टेक्सटाइल्स लिमिटेड से 1 करोड़ कमाने की सोच रहा है। क्या ये सिर्फ एक सपना नहीं है? अध्याय 26। पूजा नायर ने खुद को सजाने के बाद जल्दी से वीआईपी रिसेप्शन रूम में वापस आए। वह आरव शर्मा पर आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और बोली, श्रीमान आरव, मैं अब आपके लिए व्यवसाय संभालती हूँ। रोहित मल्होत्रा ने इसका विरोध किया और तुरंत गुस्से में पूछा, तुम पहले उनके लिए क्यों कर रही हो? मैं पहले आया था और मैं एक वीआईपी ग्राहक हूँ, तो निश्चित रूप से यह पहले मुझे मिलना चाहिए।
आरव शर्मा चाहते थे कि रोहित मल्होत्रा आसानी से ऋण ले ले और जितना ज़्यादा ऋण उतना बेहतर। इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, प्रबंधक पूजा, पहले उनके लिए कर दो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। पूजा नायर को लगा कि कुछ बातें आरव शर्मा के साथ अकेले में ही कही जा सकती थीं, वरना शर्मिंदगी होगी। रोहित मल्होत्रा के लिए पहले व्यवसाय करना या उन्हें भेज देना। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और जल्दी से रोहित मल्होत्रा के लिए व्यवसाय संभाला। एक क्लास सी वीआईपी ग्राहक के रूप में रोहित मल्होत्रा के लिए 1 करोड़ से कम का रियल एस्टेट गिरवी ऋण लेना वास्तव में बहुत आसान है। बस उन्हें कंपनी का व्यवसाय लाइसेंस और रियल एस्टेट प्रमाण पत्र आदि लाना होगा। जल्द ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। बैंक इसकी समीक्षा करेगा। रोहित मल्होत्रा जैसे वीआईपी ग्राहकों को समीक्षा में प्राथमिकता दी जाती है। आमतौर पर 3 कार्य दिवसों के भीतर ये तय हो जाता है कि ऋण देना है या नहीं। रोहित मल्होत्रा वीआईपी रिसेप्शन रूम से बाहर निकले और संयोग से आरव शर्मा को देख लिया। वह बहुत नाराज होकर बोला, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए, समझे? आरव शर्मा, हो गया? कितना उधार लिया? रोहित मल्होत्रा, 60 लाख रुपए। मैं एक वीआईपी ग्राहक हूँ और मैं बस कुछ भी करके उधार ले सकता हूँ। आरव शर्मा, ओह बधाई हो। रोहित मल्होत्रा, हट। रोहित मल्होत्रा तिरस्कार भरे लुक के साथ चला गया। अब वह कार खरीदने जा सकता था। पहले जमा दे देगा और जब ऋण आ जाएगा तब कार ले लेगा। उनके विचार में शालिनी मेहरा पहले से ही उनके बिस्तर पर थी। पूजा नायर व्यक्तिगत रूप से बाहर आए और आरव शर्मा को कार्ड बनवाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दरवाजा भी बंद कर लिया। इस पल में व्यवसाय खिड़की की निगरानी के अलावा कोई नहीं जानता था कि वे कमरे में क्या कर रहे थे। आरव शर्मा ने देखा कि पूजा नायर ने मेकअप किया था और मुस्कुराकर कहा, मुझे पहले नहीं पता था कि प्रबंधक पूजा इतनी सुंदर हैं। पूजा नायर ने खुशी से अपने बाल ठीक किए और कहा, अब पता चल गया तो देर नहीं हुई। आप भविष्य में मेरी सुंदरता के बारे में और जान सकते हैं। आरव शर्मा, हाँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पूजा नायर, नफरत है क्या? आज रात हो सकता है। आरव शर्मा भ्रमित दिखे, उन्हें उनके शब्दों का तर्क समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी कार्ड बनवाते हैं। पूजा नायर ने जानबूझकर अपनी कमर झुकाई और आरव शर्मा के सामने अपनी छाती का एक हिस्सा दिखाया। जैसा कि कहा जाता है, जहां खाई है वहां आग होगी, और यह बिल्कुल सच है। वह जिस तरह से दिख रही थी वह वास्तव में उत्तेजक थी। कार्ड के लिए जानकारी भरनी थी। पूजा नायर ने जानबूझकर आरव शर्मा को शीशे के खिलाफ निर्देशित किया। जब निमा ने ऊपर देखा तो वह बिल्कुल सफ़ेद थी, जिससे आरव शर्मा को शर्मिंदगी महसूस हुई। आरव शर्मा ने जल्दी से जानकारी भरी और पूजा नायर से जल्दी कार्ड खोलने को कहा। पूजा नायर ने जानबूझकर गति धीमी की और एक कार्ड पूरा करने में 10 मिनट से ज़्यादा समय लिया। आरव शर्मा उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कार्ड लिया और जल्दी से चले गए। पूजा नायर के दिल से तैयार किए गए शब्दों को कहने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए वह गुस्से में पैर पटकने लगी। आरव शर्मा बैंक से बाहर निकले और अपनी तिपहिया साइकिल लेने ही वाले थे। अचानक एक आकृति दौड़कर आए और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। ध्यान से देखने पर यह वास्तव में कृति वर्मा थी। कृति वर्मा, आरव शर्मा, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है आरव शर्मा, सचमुच मेरी बात मानोगी? कृति वर्मा ने बार बार सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आरव शर्मा, ठीक है, तो अब यहाँ से चली जाओ, जितना दूर हो सके। ये कहकर वह अपनी तिपहिया साइकिल की ओर चले गए। कृति वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से उठी और उनका पीछा करने लगी। उसे आते देख आरव शर्मा ने जल्दी से चेतावनी दी, अगर तुम फिर से मुझे तंग करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कृति वर्मा, क्या तुम सचमुच मुझे एक मौका नहीं दे सकते? आरव शर्मा, मैं कितनी बार कहूँ, मुझे लगता है तुम गंदी हो, क्या तुम समझ नहीं सकती? इस बार कृति वर्मा ने आरव शर्मा को और तंग नहीं किया और उन्हें तिपहिया साइकिल पर जाते हुए देखती रही। आंसू बह रहे थे और अब वह पछतावे से मरना चाहती थी। मूल रूप से वह एक अमीर पत्नी बन सकती थी, लेकिन उसने अपने ही हाथों से अपना मौका बर्बाद कर दिया। हो, कृति वर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? पीछे से एक आवाज आई और कृति वर्मा ने जल्दी से मुड़कर देखा। ये वह था, वह अमीर दूसरी पीढ़ी निखिल ओबरॉय, जिसने कभी उसका पीछा किया था, लेकिन उसकी खराब प्रतिष्ठा के कारण उसे ठुकरा दिया गया था। मूल रूप से आरव शर्मा सड़क पर स्टॉल लगाने जा रहे थे। उन्हें बस एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिससे वे अपने परिवार को पैसे का स्रोत समझा सकें। अब जब वह एसबीआई वाशी ब्रांच के उपाध्यक्ष हैं तो स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह सीधे घर चले गए। दूर से उन्होंने देखा कि घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। आरव शर्मा ने अनुमान लगाया कि वे फिर से पैसे उधार लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से गति बढ़ाई और घर की ओर साइकिल चलाई। डी गांव वाले जल्दी से मुड़े और देखा।
आरव शर्मा को वापस आते देख उन्होंने जूडांग अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने माता पिता और बहन को गुस्से भरे चेहरों के साथ देखा। आरव शर्मा अपने अनुमान की पुष्टि कर सकते थे। आरव शर्मा ने तिपहिया साइकिल को आंगन में चलाया और पूछा, फिर से पैसे उधार लेने आए हो? पार्टी सचिव सुरेश यादव ने जवाब दिया, पैसे उधार लेने नहीं, हम चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार सड़क बनाने और शिव मंदिर बनाने के लिए दान दे। धिक्कार है, ये वास्तव में नाटक करने की भी इच्छा नहीं है और सीधे लूट लिया। आरव शर्मा, मेरे परिवार पर तुम्हारा क्या बकाया है? मुझे सड़क और मंदिर बनाने के लिए दान क्यों देना चाहिए? सुरेश यादव, क्या तुम अमीर नहीं हो? दान देने से डर क्या है? जब मंदिर बन जाएगा तो सालाना आय का आधा हिस्सा तुम्हें वापस किया जाएगा जब तक कि तुमने जो दान दिया वह पूरा न चुक जाए। क्या ये काफ़ी नहीं है? आरव शर्मा, धिक्कार है। तुम भी दान दे सकते हो और जब मंदिर बन जाएगा तो मैं धीरे धीरे तुम्हें वापस कर दूंगा। सुरेश यादव, क्या हम तुम जितने अमीर हैं? आरव शर्मा, मेरे पास एक पैसा है। मैं अभी सड़क पर स्टॉल लगाकर वापस आया हूं और तुम सब घर पर बड़े नामों के साथ टीवी देखते हो। तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो। सुरेश यादव, तुम इतना महंगा दहेज और कार खरीद सकते हो। तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। कौन विश्वास करेगा? आरव शर्मा, विश्वास करो या न करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पार्टी सचिव के रूप में सुरेश यादव का रवैया अच्छा है। अन्य ग्रामीणों का रवैया इतना अच्छा नहीं था। आरव शर्मा, हम अब तुमसे चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आता। अगर तुम दान नहीं दोगे तो तुम्हारे दादा दादी की कब्रें समतल कर दी जाएंगी। नीति के अनुसार तुम्हारे दादा दादी की कब्रें नियमों का पालन नहीं करती और उन्हें समतल करना होगा। वास्तव में बहुत गुस्सा आ रहा है। लोगों की कब्रें खोदने की बात। समाचार के अनुसार भाई कोटवाला ने गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि ग्रामीणों ने धमकी दी थी कि जैसे ही उनका परिवार चला जाएगा वे तुरंत उनके पैतृक कब्रों को खोद देंगे। पहले जब आरव शर्मा इस तरह की खबरें देखते थे तो वे इसे सिर्फ मनोरंजन समझते थे, बस मुस्कुरा देते थे। वह विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है। अब वह विश्वास करते हैं। पैसों के लिए कुछ लोग वास्तव में अपनी अंतरात्मा खो सकते हैं और कोई सीमा नहीं रखते। रमेश शर्मा को ग्रामीणों के साथ संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आरव शर्मा को डर नहीं था। आरव शर्मा, धिक्कार है, तुम जाकर मेरे दादा दादी की कब्रों से एक फावड़ा मिट्टी हटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ूंगा, तो मैं तुम्हारे द्वारा पाला गया हूँ। आरव शर्मा इतने सख्त थे, ग्रामीण सभी गुस्सा हो गए। इतना घमंड, तुम्हारे पिता भी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? जाकर हमारे घर तोड़ने की कोशिश करो। हाँ सही है, सिर्फ बातें मत करो, तोड़ो। तुम सिर्फ मुंह से बकबक कर सकते हो, लेकिन जाकर तोड़ो। इन लोगों में सबसे उत्साही मनोज कुमार था। ये व्यक्ति आरव शर्मा द्वारा पैसे की धोखाधड़ी के कारण शर्मिंदा हुआ था और वह लगभग जेल में चला गया था और वह मन ही मन नफरत करता था। अब जब ग्रामीण एक साथ आरव शर्मा के परिवार के लिए परेशानी पैदा करने आए हैं तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत सक्रिय रूप से हंगामा कर रहा है। आरव शर्मा अब 20 करोड़ खर्च कर सकते हैं। अगर वास्तव में काम नहीं बनता तो पूरे शांतिपुर को खरीद लें और खुद रियल एस्टेट विकसित करें। चूंकि उन्होंने कहा था कि उनके घरों को तोड़ देंगे तो उनके घरों को तोड़ना ही होगा। हालांकि उन्हें इसके लिए एक कंपनी की जरूरत है। अगर उन्होंने अपने नाम से खरीदा तो ये लोग निश्चित रूप से बहुत ऊंची कीमत मांगेंगे। कंपनी के नाम पर संचालन करके वे उन्हें जितना हो सके निचोड़ सकते हैं। वे निर्दयी हैं तो उन पर दोष न दे कि वह अन्यायी हैं। इस समय सिस्टम लाइट स्क्रीन अचानक खुल गई। सिस्टम, अस्थायी कार्य, कोई नकद और सामग्री पुरस्कार नहीं। कार्य सामग्री, मनोज कुमार को मारो और सभी ग्रामीणों को वापस भगाओ। कार्य पूरा करने पर शांतिपुर का विध्वंस योजना पुरस्कार। नोट, यह विध्वंस परियोजना प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप द्वारा संचालित है। प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप, आरव शर्मा द्वारा पहले पूरे किए गए 3 कार्यों में से कार्य 3 का पुरस्कार प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप की 77% इक्विटी थी। अब इक्विटी हस्तांतरण संसाधित हो रहा है और यह जल्द ही आरव शर्मा के हाथों में होगा। ठीक है, तो फिर मनोज कुमार को पीटते हैं। वैसे भी वह पैसे से प्यार करता है और कुछ चिकित्सा खर्च दे देगा और वह कभी पुलिस को नहीं बुलाएगा। जैसे ही उन्होंने कहा, आरव शर्मा ने एक ईंट उठाए और मनोज कुमार की ओर चले गए। अध्याय 27। आरव शर्मा को ईंट उठाकर मनोज कुमार की ओर जाते देख सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति मनोज कुमार नहीं बल्कि रमेश शर्मा थे। आरव शर्मा ने अगर वास्तव में एक ईंट मारी और मनोज कुमार को कुछ हो गया तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रमेश शर्मा को मनोज कुमार से डर नहीं था, बल्कि उन्हें डर था कि उनके बेटे का आपराधिक रिकॉर्ड हो जाएगा और 3 पीढ़ियां प्रभावित होंगी। रमेश शर्मा जल्दी से आगे बढ़े और ईंट छीन ली और डांटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो, अंदर जाओ। मनोज कुमार ने भरोसा किया कि लोगों की संख्या ज्यादा है और ग्रामीण सभी आरव शर्मा के परिवार से पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए वह और साहसी हो गया।
वह भीड़ से बाहर निकला, अपना सिर बाहर निकाला और उकसाते हुए बोला, आओ यहाँ मारो। अगर तुम आज भी मर्द हो तो यहाँ मारो। रमेश शर्मा, मनोज कुमार, ऐसा मत करो। आरव शर्मा बस आवेग में है, आग में घी मत डालो। मनोज कुमार ने तय कर लिया कि आरव शर्मा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और वास्तव में उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। और रमेश शर्मा अभी भी इतने कायर हैं, वह और बेशर्म हो गया। वह सीधे अपना सिर रमेश शर्मा के निचले पेट से सटा दिया और बोला, आओ आओ मारो। अपने बेटे को जोर से मारने दो। अगर वह आज नहीं मारता तो वह तुम्हारा अपना नहीं है। रमेश शर्मा, मनोज कुमार, बहुत ज्यादा मत करो। हाँ हाँ, ग्रामीण हंस पड़े, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी हंसी चीखों में बदल गई। आरव शर्मा ने अपने पिता के हाथ से ईंट छीनी, मनोज कुमार का सिर पकड़ा और नीचे मारा। मनोज कुमार जमीन पर गिर गया, अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, आ आ आ। आरव शर्मा ने उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, वह उनके ऊपर चढ़ गए और मारने लगे। हत्या हत्या, बचाओ बचाओ, मनोज कुमार चिल्लाया। वह पहले जितना घमंडी था अब उतना ही पछता रहा था। रमेश शर्मा, सुनीता शर्मा और अंजलि शर्मा सभी डर गए। वे जल्दी से आए और आरव शर्मा को नीचे खींच लिया। आरव शर्मा ने खून से सनी ईंट को ऊपर उठाया और ग्रामीणों पर चिल्लाया, और कौन धिक्कार है, और कौन मौत से नहीं डरता, आओ देखो क्या मैं मारने की हिम्मत करता हूँ। रमेश शर्मा, बन्नी, तुम पागल हो। वह जल्दी से ऊपर गया और ईंट छीन ली और एक किक के साथ आरव शर्मा को जमीन पर गिरा दिया। रमेश शर्मा को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वह हो गया। अधिकांश माता पिता की तरह वह पहले अपने ही बच्चों को दोष दे सकते थे और फिर माफी मांग सकते थे। अगर पुलिस हस्तक्षेप करती है तो ये गंभीर होगा। आरव शर्मा जल्दी से उठे और चिल्लाना जारी रखा, धिक्कार है, क्या आप सब सख्त नहीं थे? आओ अपना सिर यहाँ लाओ, देखो क्या मैं मारने की हिम्मत करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके घरों को तोड़ दिया है। घर जाकर अच्छे से देख लो, शायद आपका घर किसी भी समय गिर जाए। धिक्कार है। रमेश शर्मा ने जल्दी से सुनीता शर्मा और अंजलि शर्मा को आंख मारी। दोनों समझ गईं और आरव शर्मा को घर के अंदर खींच लिया। लेकिन आरव शर्मा नहीं जा सकते। मनोज कुमार को मारने का कार्य पूरा हो गया था, लेकिन ग्रामीणों को वापस भगाने का कार्य पूरा नहीं हुआ था। ये दो समानांतर कार्य हैं जिन्हें एक साथ पूरा करना होगा ताकि विध्वंस योजना का पुरस्कार मिले। विध्वंस योजना के साथ आरव शर्मा अपने कठोर शब्दों को पूरा कर सकते थे और सभी ग्रामीणों के घरों को तोड़ सकते थे। आरव शर्मा ने अपनी मां और बहन को धक्का दिया, आंगन में फावड़ा पकड़ा और ग्रामीणों की ओर दौड़े। इसने ग्रामीणों को डरा दिया और सभी भागने लगे। धिक्कार है, पागल पागल, धिक्कार है, ये लड़का वास्तव में बहुत काला है। ये वास्तव में मारने की हिम्मत करता है। ओह, ऐसा लगता है कि उसे जल्दबाजी में धकेल दिया गया। धिक्कार है, मुझे इतना परवाह नहीं है। वैसे भी उसे सड़क और मंदिर बनाने के लिए भुगतान करना होगा। हम सिर्फ इसलिए स्थिर आय का स्रोत नहीं खो सकते क्योंकि वह नहीं चाहता। ये ग्रामीण वास्तव में निराशाजनक हैं। इस स्थिति में वे अभी भी आरव शर्मा से पैसे निकालने की सोच रहे थे। पार्टी सचिव सुरेश यादव को लगा कि उनकी पहचान विशेष है और आरव शर्मा उनकी हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए वह नहीं भागे। सुरेश यादव, आरव शर्मा, मेरे लिए फावड़ा नीचे रख दो। सुना तुमने? आरव शर्मा, मैं तुम्हारे चाचा को छोड़ दूं। तुम मेरे घर में परेशानी पैदा करने में अगुवाई करते हो और मुझे सबसे ज्यादा तुम्हें ही मारना चाहिए। ये कहकर आरव शर्मा ने फावड़ा उठाया और दौड़ पड़े। रमेश शर्मा इसे पकड़ नहीं सके और फावड़ा सुरेश यादव की नाक के पास से गुजरा। इसने सुरेश यादव को इतना डरा दिया कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़े। तुम पागल पागल, मुझ पर भी मारने की हिम्मत? रमेश शर्मा, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम इस मामले को अच्छे से नहीं संभाल सकते। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उसे जेल में डाल दूंगा। सुरेश यादव ने कठोर शब्द कहे और जल्दी से मुड़कर भाग गए। सिस्टम कार्य पूरा हुआ और शांतिपुर विध्वंस योजना पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। आरव शर्मा को खुशी मनाने का समय भी नहीं मिला था कि रमेश शर्मा ने एक थप्पड़ मारा। तुम हरामी, तुम मरना चाहते हो? मेरे लिए इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारा हिसाब कैसे करता हूं जब मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वह जल्दी से मनोज कुमार को पीठ पर लाद कर गांव के क्लिनिक की ओर दौड़े। वास्तव में वह अभी भी अपने बेटे की चिंता में थे। क्या होगा अगर मनोज कुमार को कुछ अच्छा या बुरा हो जाए? आरव शर्मा ने अपना चेहरा रगड़ा, दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। लेकिन आखिरकार रमेश शर्मा उनके पिता थे, अगर उन्होंने मार दिया तो वह क्या कर सकते थे? दुनिया में केवल पिता अपने बेटे को मारते हैं, बेटा अपने पिता को कैसे मार सकता है? सुनीता शर्मा, बेटा तुम पागल हो। वे चाहे कितने भी नीच हों, तुम खुद को इसमें नहीं डाल सकते। अगर तुम पकड़े गए और जेल चले गए तो हम क्या करेंगे? आरव शर्मा, क्या आप नहीं देख सकते? उनके साथ अच्छे से बात करो, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं। जब तक उन्हें खून न दिखे वे डरना नहीं जानते। अंजलि शर्मा,
माँ, मेरे छोटे भाई की बात मत करो। क्या वह हमारे परिवार की रक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा? बस तरीका शायद थोड़ा लापरवाह हो। सुनीता शर्मा, हाय अब क्या करें? मनोज कुमार का परिवार दुष्ट है। अगर वे पुलिस को बुलाएंगे तो तुम्हारा भाई जेल जाएगा। आरव शर्मा, चिंता मत करो, वे पुलिस को नहीं बुलाएंगे, वे निश्चित रूप से पैसे मांगेंगे। भले ही मैं पुलिस को बुलाऊं, मुझे डर नहीं है। वे मेरे घर में जबरदस्ती घुसे और मैंने आत्मरक्षा में जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहा हूँ। जब तक मैं चिकित्सा खर्च का भुगतान करूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे भूख लगी है, खाना बनाओ। सुनीता शर्मा, वांग बगाओ जी, तुम्हें इस समय खाने की सूझ रही है। मुझे सचमुच नहीं पता तुम क्या सोचते हो। वह डांटती रही, लेकिन सुनीता शर्मा फिर भी खाना बनाने चली गईं। अगर मेरा बेटा हिरासत में लिया गया तो वह निश्चित रूप से अच्छा खाना पीना नहीं कर पाएगा। उन्हें थोड़ा बेहतर बनाना था और अपने बेटे को अच्छा भोजन देना था। ज़्यादा समय नहीं बीता था। रेखा कुमार आरव शर्मा के घर के दरवाजे पर आए और जमीन पर बैठकर रोने लगी। ओह मेरे भगवान, तुम अपनी आंखें खोलो और देखो। हम ईमानदार और जिम्मेदार लोग, हमें क्यों तंग किया जाना चाहिए? हमारे परिवार का मनोज कुमार स्वास्थ्य केंद्र में मरने वाला है, लेकिन हत्यारा घर पर खुश है। क्या इसमें कोई तर्क है? अगर मनोज कुमार मर गया तो हम अनाथ और विधवा कैसे जिएंगे? वो रेखा कुमार के रोने की आवाज़ सुनकर आरव शर्मा और अन्य लोग बाहर निकलकर इसका सामना करने आए। सुनीता शर्मा और अंजलि शर्मा जल्दी से आगे बढ़ीं और रेखा कुमार को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी और दोनों को धक्का देकर रोना जारी रखा। आरव शर्मा ने एक कुर्सी निकाली, इसे रेखा कुमार के सामने रखा और बैठकर उनका प्रदर्शन देखने लगे। रेखा कुमार ने तुरंत अपनी आवाज़ और ऊंची की और रोने लगी। पास के ग्रामीण फिर से तमाशा देखने आए। हालांकि उन्हें डर था कि आरव शर्मा फिर से पागल हो जाएंगे, इसलिए वे केवल किनारे से देखने की हिम्मत कर सके और पास नहीं आए। रेखा कुमार 10 मिनट से ज़्यादा रोती रहीं, उनकी आवाज़ भारी हो गई और उनकी ताकत खत्म हो गई और धीरे धीरे रुक गईं। वह गुस्से में आरव शर्मा से बोली, तुम बस ऐसे ही देखते रहते हो। आरव शर्मा, ओह माफ़ कीजिए, मुझे आपके लिए ताली बजानी चाहिए थी। टप टप टप, आरव शर्मा ने मुस्कुराकर रेखा कुमार के लिए ताली बजाए। रेखा कुमार, ओह सभी यहाँ आकर न्याय करें। हमारे परिवार के मनोज कुमार को उनके द्वारा मार दिया गया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। क्या अभी भी स्वर्ग है? क्या अभी भी कानून है? हालांकि ग्रामीण पास नहीं आने की हिम्मत कर रहे थे, लेकिन उनका हंगामा करने का विचार वही था। रेखा कुमार, तुम उनसे इतनी बात क्यों कर रही हो? पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाकर उसे कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार करवाओ और वह ईमानदार हो जाएगा। आरव शर्मा, तुम बहुत घमंडी हो, तुम पूरी तरह से कानूनविहीन हो। तुमने मनोज कुमार को इतना मारा और तुम में जरा भी माफ़ी का भाव नहीं है। तुम्हें इतना घमंड करने की हिम्मत किसने दी? आरव शर्मा ने ग्रामीणों की भीड़ की ओर इशारा किया और गाली दी, अपना मुंह बंद करो, वापस जाओ और अपने घर और पैतृक कब्रों की देखभाल करो, मैं इसे जल्द ही तोड़ दूंगा। ग्रामीणों को निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि आरव शर्मा वास्तव में उनके घरों और पैतृक कब्रों को तोड़ने की हिम्मत करेंगे, और वे लगातार बात करते रहे। वास्तव में रेखा कुमार सिर्फ पैसे चाहती थीं और पुलिस को बुलाना नहीं चाहती थीं। ग्रामीणों को उन्हें उकसाते देख वह भी आरव शर्मा को डराना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने आरव शर्मा से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। आरव शर्मा ने उन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया था और उन्हें चिंता नहीं थी कि वह वास्तव में पुलिस को बुलाएंगी। आरव शर्मा, मूल रूप से मैंने तुम्हें 50,000 रुपये मुआवजे के लिए तैयार किए थे। चूंकि तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो तो ठीक है, मैं पैसे पुलिस स्टेशन को दूंगा और थोड़ा घूमकर वापस आ जाऊंगा। तुम मनोज कुमार के चिकित्सा खर्च के लिए खुद रास्ता निकालो। रेखा कुमार घबरा गईं जब उन्होंने ये सुना और जल्दी से उठकर बोलीं, क्या तुम सचमुच 50,000 रुपये मुआवजा देने वाले हो? आरव शर्मा, मैंने मूल रूप से ऐसा सोचा था, अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो तो भूल जाओ। रेखा कुमार, पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ, किसने कहा मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ? तुम 50,000 रुपये मुआवजा दो और मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अध्याय 28। आरव शर्मा ने मनोज कुमार के परिवार को पूरी तरह से समझ लिया था। वे पैसे स्वीकार करते हैं। जब तक आप पैसे देते हैं कोई भी समस्या हल हो सकती है। रेखा कुमार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से आरव शर्मा की उम्मीदों के अनुरूप थी। 50,000 रुपये खर्च करके एक विध्वंस योजना खरीदना और बहुत सारा पैसा कमाना। सुनीता शर्मा को निश्चित रूप से 50,000 रुपये के लिए दुख होगा, लेकिन अगर आप अपने बेटे को हिरासत में जाने से बचा सकते हैं तो ये खर्च करना पड़ता है। इस समय रमेश शर्मा ने मनोज कुमार को वापस लाने में मदद की। गांव के क्लिनिक के डॉक्टर ने मनोज कुमार के सिर पर टांके लगाए, दवा लगाई और पट्टी बांधी। मनोज कुमार की आंखें जब आरव शर्मा को देख रही थीं, वे ठीक नहीं थीं और वे चमक रही थीं और एक नज़र में पता चलता था कि वह वास्तव में डर गया था।
रेखा कुमार जल्दी से आगे बढ़ी और उनका स्वागत किया। मनोज कुमार को शांत करने के लिए रमेश शर्मा को केवल वह तरीका चुनना पड़ा जो माता पिता आमतौर पर अपनाते हैं, अपने बच्चों को पकड़कर मारना। उन्होंने पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और गुस्से में आरव शर्मा की ओर चले। वांग बगाओ जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वरना शायद एक दिन तुम हत्या करने की हिम्मत कर लोगे। रेखा कुमार जल्दी से आगे बढ़ी और रमेश शर्मा को रोकते हुए बोली, फू चाचा, आप उसे नहीं मार सकते। रमेश शर्मा स्तब्ध रह गए। यह क्या ऑपरेशन है? रेखा कुमार आरव शर्मा की रक्षा क्यों कर रही हैं? मनोज कुमार भी थोड़ा भ्रमित था और बोला, रेखा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा उसके साथ चक्कर है? तुम महत्वपूर्ण समय पर मेरी परवाह नहीं करती, तुम उसे बचाना चाहती हो। रेखा कुमार, तुम बकवास कर रहे हो। आरव शर्मा ने अभी मुझे वादा किया था कि वह हमें 50,000 रुपये मुआवजा देगा। अगर फू चाचा ने उसे मार दिया और उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? मनोज कुमार यह सुनकर इतना खुश हुआ कि वह लगभग हंस पड़ा। 50,000, यह उसे 1.5 साल तक चलाने के लिए काफ़ी था। मनोज कुमार, फू चाचा, चूंकि आरव शर्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको उसे नहीं मारना चाहिए। रमेश शर्मा ने लकड़ी की छड़ी पकड़ रखी थी और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। 20,000 ही बहुत है। लेकिन अगर पैसे खर्च करके मामला सुलझ जाए तो अच्छा है। अगर आरव शर्मा को वास्तव में पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा खर्च होगा। कुछ बातें अभी परिवार को नहीं बता सकते। आरव शर्मा केवल अपने पिता को समझा सकते हैं कि गुस्सा न करें, वह पैसे निकालने जा रहा है ताकि मनोज कुमार को मुआवजा दे सकें। रमेश शर्मा ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं दूंगा, गांव वाले देख रहे हैं। अगर आरव शर्मा ने आसानी से 50,000 रुपये निकाल लिए तो वे निश्चित रूप से फिर से जलन करेंगे। इसलिए रमेश शर्मा ने जल्दी से अपने बेटे को रोका और उन्हें ही 50,000 रुपये देने चाहिए। अब बैंक जाने में शायद देर ना हो, पिता को पिता ही दे दें। रमेश शर्मा कमरे में गए और दोपहर में मनोज कुमार से मांगे गए 50,000 रुपये वापस दे दिए। मनोज कुमार ने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा है, आखिरकार यह मेरा है। हाँ, आरव शर्मा, मनोज कुमार, तुम्हारे सिर को क्या हुआ? मनोज कुमार, तुमने नहीं मारा। रेखा कुमार ने जल्दी से मनोज कुमार को बीच में रोका और कहा, वह गलती से खुद टकरा गया, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मनोज कुमार को अचानक एहसास हुआ और जल्दी से सहमति जताए, हाँ, मैं गलती से खुद टकरा गया, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आरव शर्मा मुस्कुराए, मुड़े और घर में चले गए। मनोज कुमार और उनकी पत्नी पैसे लेकर मुस्कुराते हुए घर चले गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। देखने वाले गांव वाले वास्तविक नाम से ईर्ष्या कर रहे हैं। धिक्कार है, सिर में कुछ टाँके लगवाने के लिए 50,000 रुपये मिल सकते हैं। ये बहुत सारा पैसा है, इससे मुझे भी उसके द्वारा पिटवाने का मन कर रहा है। चिकित्सा खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये हैं और 50,000 रुपये एक अच्छा सौदा है। आरव शर्मा का परिवार अभी भी अमीर है, वरना 50,000 रुपये कैसे दे सकता था? हमें सड़क और मंदिर निर्माण के लिए कड़ी नज़र रखनी होगी। वे जीने मरने नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं? हम वास्तव में उनकी पैतृक कब्र नहीं खोद सकते। वास्तव में नहीं खोद सकते, हम उन्हें डरा सकते हैं। बात सही है। मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया, लेकिन रमेश शर्मा को 50,000 रुपये के लिए बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने आरव शर्मा को पकड़ा तो उन्हें कुछ देर तक डांटा। उनके आवेग के कारण 50,000 रुपये बेकार में मनोज कुमार को दे दिए गए। परिवार इस तरह की उथल पुथल को सहन नहीं कर सकता। अगर वह अभी भी इतना आवेगी रहा और परिणामों की परवाह किए बिना काम करता रहा तो परिवार देर सबेर खत्म हो जाएगा। आरव शर्मा अपने परिवार के साथ दिखावा नहीं कर सकते। वह केवल अपने परिवार को जितना हो सके सांत्वना दे सकते हैं कि पैसे की चिंता न करें। आरव शर्मा, आपको बताना भूल गया, मैंने अभी बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रमेश शर्मा, क्या उपाध्यक्ष? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो? आरव शर्मा, सचमुच? भविष्य में मैं जमा राशि लाने के लिए जिम्मेदार होऊंगा। उपाध्यक्ष का शीर्षक सिर्फ मेरे काम को सुविधाजनक बनाने के लिए है। जब तक मैं जमा राशि ला सकता हूं, हर महीने बहुत सारे प्रदर्शन पुरस्कार होंगे और मुझे बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास समय होने पर मैं स्टॉल लगाना जारी रख सकता हूं। मैंने आज अपनी सारी अंडरवियर बेच दी और थोड़ा लाभ कमाया। आपको अपने बेटे पर भरोसा करना होगा। ठीक है। रमेश शर्मा हंस पड़े। दुनिया में कौन सा पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा सफल हो? जहां गिरे वहीं से उठो। अच्छा, बहुत मर्दाना। खुशी में 50,000 रुपये की बात को रमेश शर्मा ने पीछे छोड़ दिया। रात के खाने के बाद आरव शर्मा जल्दी से बिस्तर पर गए और सो गए। डिंग, साइन इन सफल। आज का कार्य, तारा खन्ना को बचाओ। कार्य पुरस्कार, ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें। सो रहे आरव शर्मा को सिस्टम की आवाज ने जगा दिया।
आरव शर्मा ने अपनी कमर खींची और खुद से कहा, उठो और लड़ो। सभी ने घर खरीद लिया है और मुझे घर के लिए लड़ना होगा। लेकिन ये तारा खन्ना कौन है? मैं नहीं जानता। सिस्टम, तारा खन्ना की जानकारी देखने के लिए क्लिक करें। आरव शर्मा ने जल्दी से अपने दिमाग से क्लिक करके देखा। नाम, तारा खन्ना। लिंग, महिला। उम्र, 24। ऊंचाई, 162 सेमी। माप, 83, 62, 89। कप, 65E। पेशा, ताज होटल समूह के कार्मिक विभाग की प्रबंधक। शौक, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, विंगसूट फ्लाइंग, गहरे समुद्र में गोताखोरी, जंगल की खोज आदि। आरव शर्मा, तुम मुझे उसका कप साइज क्यों बता रहे हो? इतना अनुचित। सिस्टम, क्या तुम्हें इसमें रुचि नहीं है? आरव शर्मा, ये सिस्टम, एक सामान्य पुरुष के रूप में मुझे इसमें रुचि होगी, है ना? आरव शर्मा, बात सही है, लेकिन मैं निरुत्तर हूँ। तो वह कब खतरे में होगी? सिस्टम, कल सुबह 2 बजे वॉटेक्स नाइट क्लब में नशीला पदार्थ दिया जाएगा। तारा खन्ना के शौकों से ये देखा जा सकता है कि वह निश्चित रूप से एक पागल महिला है। बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, ये सामान्य लोग नहीं कर सकते। आरव शर्मा हैरान थे, सिस्टम ने उन्हें उसे बचाने के लिए क्यों कहा? सिस्टम ने उन्हें नहीं बताया, बस पूछा कि क्या वह कार्य स्वीकार कर सकते हैं। कार्य पूरा करने पर ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें पुरस्कार के रूप में मिलेंगी। ध्यान दें, ये 2 इमारतें हैं, 2 सेट नहीं। ऐसे कार्य को मूर्ख ही ठुकराएगा। ओबरॉय स्काई टावर्स में कुल 4 इमारतें हैं, 2 किराए के लिए, 2 बिक्री के लिए। इसके खुलने के बाद 16 साल हो गए हैं। बिक्री के लिए 2 इमारतें अभी तक बिकी नहीं हैं। कार्य द्वारा पुरस्कृत 2 इमारतें वे होनी चाहिए जो किराए पर दी गई थीं। इस तरह जब तक आरव शर्मा कार्य पूरा करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वह एक मकान मालिक बन जाएंगे। जो लोग प्रति माह दसियों हजार खर्च करके ओबरॉय स्काई टावर्स में किराए पर रहते हैं, वे या तो अमीर हैं या महंगे। आरव शर्मा को उनके मकान मालिक बनने का अवसर मिला और इसके बारे में सोचना रोमांचक था। डी बाहर से कार की सीटी की आवाज़ आई, जिसने आरव शर्मा की कल्पना को बाधित किया। वह नाराजगी में जल्दी से उठे, कपड़े पहने और बाहर देखने गए कि क्या हो रहा है। रमेश शर्मा, सुनीता शर्मा, अंजलि शर्मा सभी काम पर चले गए थे। घर में केवल आरव शर्मा अकेले थे। वह आंगन से बाहर निकले और देखा कि दरवाजे पर एक पोर्श 911 खड़ी थी। छत धीरे धीरे खुली। सहचालक की सीट पर वास्तव में कृति वर्मा थी। आरव शर्मा के होंठों पर एक मुस्कान उभरी। यह महिला वास्तव में आसान नहीं है। जैसे ही उन्होंने संजय पाटिल को लात मारी, उन्होंने तुरंत एक अमीर दूसरी पीढ़ी को उठा लिया। चालक को ध्यान से देखने पर आरव शर्मा हंस पड़े। वह अमीर दूसरी पीढ़ी निखिल ओबरॉय, जिसने उस समय कृति वर्मा का पीछा किया था। ऐसा लगता था कि वह निखिल ओबरॉय को बदला लेने के लिए लाई थी। अध्याय 29। आरव शर्मा ने एक कुर्सी निकाली और आंगन के गेट पर बैठकर देखने लगे कि वे दोनों आगे कैसे प्रदर्शन करते हैं। कृति वर्मा कार से उतरी। प्रिय, अमीर दूसरी पीढ़ी अलग होती है। ये डाई ऑटम न्यू स्टाइल बहुत सारे पैसे की है। गले में लटकी प्लेटिनम और डायमंड नेकलेस बहुत महंगी लगती है। हाथ में लिया हुआ एलवी बैग शायद लाखों रुपये का होगा। ये तो कहने की बात नहीं कि महिलाएं जब बिगड़ जाती हैं तो अमीर हो जाती हैं। ये पोशाक 5 लाख रुपये में जीत ली जाएगी। निखिल ओबरॉय भी कार से उतरे। जब मैं स्कूल में था, ये प्रोडक्ट एक मशहूर मूल्य था। लगभग हर महीने नई गर्लफ्रेंड मिलती थी। हर गर्लफ्रेंड को उनके लिए गर्भपात करवाना पड़ता था। हालांकि अभी भी कई लड़कियां थीं जो उनके साथ मरने से नहीं डरती थीं। ये चीज़ पैसे खर्च करने को तैयार है। वे लड़कियां पैसे के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे केवल अपने शरीर को पैसे के बदले में दे सकती थीं। उन्होंने भी कृति वर्मा का पीछा किया था, लेकिन उनकी खराब प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में निखिल ओबरॉय को स्कूल ने बहुत सारी लड़कियों को गर्भपात करवाने के लिए दंडित किया। ये चीज़ कुछ समय के लिए ईमानदार रही। बाद में कृति वर्मा का आरव शर्मा के साथ रिश्ता हुआ। अपने जूनियर वर्ष में निखिल ओबरॉय, जो 1 साल से ज़्यादा समय तक कम प्रोफाइल में रहे थे, वापस आए। पहली बार उन्होंने कृति वर्मा पर नज़र डाली। आरव शर्मा अन्य लड़कों की तरह नहीं है। वह निखिल ओबरॉय की अमीर दूसरी पीढ़ी की पहचान से डरते नहीं थे। ये जानने के बाद कि निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा को परेशान किया, आरव शर्मा तुरंत एक फल चाकू लेकर निखिल ओबरॉय के क्लासरूम में घुस गए। पूरे क्लासरूम में सैकड़ों लोगों के सामने आरव शर्मा निखिल ओबरॉय से मरने मारने को तैयार थे। निखिल ओबरॉय की हिम्मत नहीं हुई। चाकू लेकर क्लासरूम में घुसना और लोगों से लड़ना बहुत बुरा है। स्कूल खत्म हो गया। आरव शर्मा को समीक्षा लिखने की सजा दी गई और उनके माता पिता को बुलाया गया। अपनी खराब प्रतिष्ठा के कारण निखिल ओबरॉय को भी स्कूल ने चेतावनी दी थी कि वे कृति वर्मा को परेशान न करें। सीधे तौर पर कहें तो स्कूल को चिंता थी कि आरव शर्मा का चरित्र परिणामों की परवाह नहीं करता।
इसलिए उन्होंने निखिल ओबरॉय से कहा कि वे कृति वर्मा का ख्याल न रखें। अगर एक दिन सड़क पर चलते समय आरव शर्मा बाहर निकल आए और उन्हें कुछ बार चाकू मार दिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। निखिल ओबरॉय के पिता विनोद ओबरॉय को भी लगा कि एक लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को चेतावनी दी कि वे कृति वर्मा का ख्याल न रखें। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसी लड़की के साथ करो जो लक्ष्य नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर उनका गर्भपात हो जाए तो कोई बात नहीं, बस आरव शर्मा जैसे बेपरवाह व्यक्ति को उकसाएं नहीं। तब जाकर निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा के साथ जुड़ने का विचार छोड़ दिया। लेकिन कृति वर्मा को बिस्तर पर न लाना हमेशा निखिल ओबरॉय के दिल में एक बड़ा अफसोस रहा। कल उसे बैंक के सामने रोते हुए देखकर आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई। कृति वर्मा को आरव शर्मा से बदला लेने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को कीमत के रूप में इस्तेमाल करके निखिल ओबरॉय को अपने बदले का साधन बनने के लिए लुभाया। कृति वर्मा ने जानबूझकर अपनी ब्रांडेड चीजें दिखाईं, जैसे कि आरव शर्मा इसे देख नहीं सकते। आरव शर्मा ने दोनों को चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा को अपनी बाहों में लिया और जोर से चूमा। फिर उन्होंने आरव शर्मा से घमंड के साथ कहा, आरव शर्मा, कृति वर्मा अब मेरी है और तुम उसे भविष्य में नहीं देखोगे। कृति वर्मा, मैं अब तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करती हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अच्छे से मिलें और अलग हों। ये 50,000 रुपये तुम्हारे लिए ब्रेकअप फी के रूप में हैं। तुम इसे चुपचाप ले लो और भविष्य में मुझे तंग मत करना, वरना निखिल तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करेगा। आरव शर्मा थोड़ा भ्रमित थे। यह क्या ऑपरेशन है, मैं इसे कैसे नहीं समझ सकता। ध्यान से सोचने पर उन्हें समझ आया। जाहिर है कृति वर्मा ने निखिल ओबरॉय को सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने उन्हें नहीं बताया कि आरव शर्मा के पास 10 करोड़ हैं। उन्होंने उन्हें नहीं बताया वह और आरव शर्मा बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। ठीक है, इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, निखिल ओबरॉय को उपलब्धि का एहसास दिलाना। किसी और की महिला को छीन लेना किसी भी पुरुष के लिए एक उपलब्धि है। इसके अलावा वह महिला जो उस समय सफल नहीं हुई थी, निखिल ओबरॉय को और भी ज्यादा उपलब्धि का एहसास होता है। दूसरा, निखिल ओबरॉय जो नहीं जानते को आरव शर्मा से बदला लेने में मदद करने देना। अगर निखिल ओबरॉय को पता होता कि आरव शर्मा के पास 10 करोड़ हैं तो वह यहां आकर परेशानी मांगने की हिम्मत नहीं करते। निखिल ओबरॉय का मानना था कि आरव शर्मा सिर्फ एक गरीब किसान है, इसलिए उन्होंने यहां आने की हिम्मत की। यह महिला वास्तव में अच्छी है और उसकी चाय कला अच्छी है। बेचारा निखिल ओबरॉय एक बंदूकधारी के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने आरव शर्मा की महिला को चुरा लिया और वे घमंड से मुस्कुराए। आरव शर्मा ने थोड़ा सोचा, अगर उनका निखिल ओबरॉय के साथ झगड़ा हो गया तो क्या वह कृति वर्मा की गोद में नहीं होगा। वह और निखिल ओबरॉय मरने मारने की लड़ाई करेंगे और वह गर्व से नाटक देखेगी। नहीं, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आरव शर्मा उठे और उनके पास गए, 50,000 रुपये लिए और बोले, धन्यवाद। खाना सुधारने के लिए ठीक समय पर। कृति वर्मा, ये सब उकसावा है। आरव शर्मा के स्वभाव के हिसाब से क्या उन्हें इस समय गुस्सा नहीं होना चाहिए। वह वास्तव में 50,000 रुपये कैसे ले सकते हैं। नियमों के अनुसार कार्ड नहीं खेलते। कृति वर्मा को नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। निखिल ओबरॉय ने फिर से कृति वर्मा को चूमा और कहा, बेबी, मैंने कहा था कि यह गरीब बेवकूफ़ विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना। हाँ हाँ, कृति वर्मा ने अजीब तरह से मुस्कुराया। वह आरव शर्मा से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने निखिल ओबरॉय को उसे पैसे देने के लिए नहीं लाया था। अगर यह सिर्फ चला गया तो क्या होगा। निखिल ओबरॉय, आरव शर्मा, तुम्हें समझदार मानता हूँ। तुम्हारा ये टूटा हुआ घर खराब दिखता है और तुम कृति वर्मा के लायक नहीं हो। हीन भावना मत रखो, तुम एक गांव की लड़की ढूंढ सकते हो। हाँ हाँ, आरव शर्मा, जल्दी से निकल जाओ। अगर तुमने जारी रखा तो मैं तुम्हारे साथ रूखा हो जाऊंगा। आरव शर्मा नहीं चाहते थे कि कृति वर्मा की इच्छा पूरी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा सहन कर सकते थे। निखिल ओबरॉय ने कुछ और शब्दों को बलपूर्वक कहने की हिम्मत की। उनके स्वभाव के हिसाब से वह इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। बस उसे कर दो। निखिल ओबरॉय, ओह, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। हाँ, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। मैं कृति वर्मा को गर्म पानी के झरने में ले जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ प्यार भरे धमाके करेंगे। ये कहकर निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा को अपनी बाहों में लिया और कार में बैठ गए। जाने से पहले वह रूखा होगा और उसे न करना असंभव होगा। आरव शर्मा, रुको। निखिल ओबरॉय और कृति वर्मा रुक गए। कृति वर्मा बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा, मुझे पता था तुम इसे सहन नहीं कर सकते। अगर तुम लड़ते हो तो बेहतर होगा कि मरने मारने की लड़ाई हो। हम्फ। निखिल ओबरॉय के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मुड़कर आरव शर्मा से कहा, क्या तुम अभी भी मुझे उस समय की तरह फल चाकू से डराना चाहते हो। आरव शर्मा, लड़ना और मारना ये वह काम नहीं है जो एक गंभीर व्यक्ति को करना चाहिए।
मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ निपटने का एक और परिष्कृत तरीका है। इस समय विनोद ओबरॉय ने निखिल ओबरॉय को फ़ोन किया। निखिल ओबरॉय ने मुंह बनाया, आरव शर्मा की ओर इशारा किया और एक तरफ फ़ोन का जवाब देने चले गए। पता नहीं विनोद ओबरॉय ने उनसे क्या कहा। उन्होंने आश्चर्य से आरव शर्मा के घर को देखा, फिर उन्होंने शांतिपुर के अन्य घरों को देखा। फ़ोन काटने के बाद वह थोड़ी देर चुप रहे और फिर किसी को बुलाने के लिए फ़ोन किया। इसके बाद निखिल ओबरॉय मुस्कुराते हुए आरव शर्मा के पास आए और बोले, भूल जाओ, मेरे पास बहुत सारे बड़े लोग हैं और मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करता। मुझे तुम्हारी महिला को छीनने का अफसोस है और मैं वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए मुआवजा देना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि तुम एक मजबूत आत्मसम्मान वाले व्यक्ति हो, मैं तुम्हें बिना कुछ लिए पैसे दूंगा, लेकिन तुम निश्चित रूप से नहीं चाहोगे। ठीक है, अपना घर और ज़मीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें एक ऊंची कीमत दूंगा, 5 लाख रुपये। क्या ये दिलचस्प नहीं है? कृति वर्मा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। इसका क्या मतलब है? क्या आपने वास्तव में आरव शर्मा को पैसे भेजे? वह जल्दी से नर्म स्वर में बोली, निखिल, तुमने उसे वापस क्यों दिया? निखिल ओबरॉय, उसे दयनीय देखो और उसका मुआवजा करो। कृति वर्मा, नहीं, हमारे पैसे का उपयोग उसे मुआवजा देने के लिए क्यों? निखिल ओबरॉय, हाँ, तुम नहीं समझोगी, सवाल मत पूछो, बस कार में बैठकर मेरा इंतजार करो। कृति वर्मा, मैं नहीं चाहती। निखिल ओबरॉय का चेहरा अंधेरा हो गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा कि कार में मेरा इंतजार करो। कृति वर्मा उनके चेहरे और स्वर से डर गईं और जल्दी से कार में बैठकर इंतजार करने लगीं। उनकी भूमिका केवल निखिल ओबरॉय के अफसोस को पूरा करना था। वह वास्तव में सोचती थीं कि वह निखिल ओबरॉय को नियंत्रित कर सकती हैं। बहुत भोली, खराब इतिहास वाले अमीर दूसरी पीढ़ी को वह इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित कर सकती थीं? निखिल ओबरॉय फिर से मुस्कुराए और आरव शर्मा से बोले, उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो मुआवजा देना चाहिए वह निश्चित रूप से दूंगा। 5 लाख बहुत उदार है, इसे स्वीकार करो। आरव शर्मा को समझ नहीं आया कि निखिल ओबरॉय ने अचानक ऐसा क्यों किया। इस समय कुछ गांव वाले अगले दरवाजे के पड़ोसी के घर के दरवाजे पर देख रहे थे। वे इशारा कर रहे थे और पता नहीं क्या बात कर रहे थे। गांव वालों को इशारा करते और बात करते देख आरव शर्मा को फिर से नाराजगी हुई, लेकिन फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ, विध्वंस योजना निश्चित रूप से लीक हो गई थी। निखिल ओबरॉय कम कीमत पर आरव शर्मा का घर और जमीन खरीदना चाहते थे ताकि ऊंची विध्वंस शुल्क मांग सकें। आरव शर्मा के होंठों पर एक मुस्कान उभरी और उन्होंने मन ही मन सोचा, विध्वंस योजना मेरी बनाई हुई थी, तुम इसका फायदा कैसे उठा सकते हो? अध्याय 30। आरव शर्मा ने निखिल ओबरॉय की मंशा का अनुमान लगाया और तुरंत उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। निखिल ओबरॉय का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने आरव शर्मा की ओर इशारा किया और गाली दी, मुझे तुम पर इतना दया आती है, इसलिए मैंने तुम्हारे टूटे हुए घर को 5 लाख रुपये में खरीदा। तुम्हें तारीफ करना नहीं आता? आरव शर्मा, कोई रास्ता नहीं, मुझे बस तारीफ करना नहीं आता। निखिल ओबरॉय, ठीक है, बस इंतजार करो। ये कहकर निखिल ओबरॉय गुस्से में कार में लौट आए। कृति वर्मा को लगा कि मौका आ गया है और जल्दी से उन्हें उकसाया, वह बहुत घमंडी है, उसे जाने मत दो। निखिल ओबरॉय, चिंता मत करो, मैंने अभी किसी को बुलाया है और मैं उसे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करूंगा। कृति वर्मा तुरंत एक छोटी चिड़िया की तरह निखिल ओबरॉय की बाहों में समा गई और प्रशंसा की, यही मुझे पता था, निखिल दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष है। निखिल ओबरॉय, तुम बदमाश, मैं आज रात तुम्हें खत्म कर दूंगा। कृति वर्मा, ओह, मुझे नफरत है। कृति वर्मा निखिल ओबरॉय की बाहों में रेंग गई और आरव शर्मा को क्रूरता से घूरते हुए सोचा, अगर तुम अमीर हो तो मुझे नहीं चाहिए, चाहे तुम कितना भी भुगतान करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होने दूंगी। कुछ महिलाएं बस इतनी अजीब होती हैं। ये स्पष्ट है कि तुमने कुछ गलत किया और तुम हमेशा पुरुष पर दोष डालती हो। कृति वर्मा को लगा कि आरव शर्मा ने उन्हें माफ़ करने से इनकार करने का कारण ये था कि वह अब अमीर हैं, इसलिए वह उन्हें नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा, लेकिन कौन ऐसी महिला को चाहेगा जो किसी ऐसे पुरुष के साथ धोखा दे जो थोड़ा सक्षम हो? जब तक कि पुरुष इतना बुरा न हो कि उसे दूसरी महिला ढूंढने का आत्मविश्वास न हो, उसे शायद धोखा देने वाली महिला को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़े। आरव शर्मा कुर्सी पर बैठे अपनी टांगें क्रॉस करके बिल्कुल भी घबराए नहीं। अचानक सिस्टम ने फिर से एक अस्थायी कार्य जारी किया। सिस्टम, अस्थायी कार्य, कोई नकद और सामग्री पुरस्कार नहीं। कृति वर्मा की साजिश को विफल करो और बाजी चुआन पुरस्कार प्राप्त करो। क्या मालिक कार्य स्वीकार करते हैं? ईमानदारी से कहें तो आरव शर्मा वास्तव में कृति वर्मा के साथ और कोई उलझन नहीं चाहते थे। हालांकि इस कार्य का पुरस्कार बाजी चुआन है, जो वास्तव में आरव शर्मा के लिए बहुत उपयोगी है। वह स्वयं एक जिद्दी व्यक्ति हैं और किसी के सामने नर्म नहीं पड़ते। अब सामान्य लोगों का सामना करने पर वह अपनी बेपरवाह भावना से अभी भी जीत सकते हैं।
लेकिन अगर वह किसी दिन किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से मिलते हैं तो मौत से न डरने से काम नहीं चलेगा। शायद उन्हें दूसरों द्वारा अपमानित किया जाएगा। अगर वह भयंकर बाजी चुआन सीख सकते हैं तो उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी होगी। आरव शर्मा, इस कार्य को मैंने स्वीकार किया। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुए, कार्य शुरू हो गया है। मालिक, हिम्मत रखें। कृति वर्मा निखिल ओबरॉय के साथ नखरे कर रही थीं और आरव शर्मा उनके पास आए। वह जल्दी से निखिल ओबरॉय से बोली, वह आ गया। निखिल, सावधान। निखिल ओबरॉय, धिक्कार है, वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा, चिंता मत करो। वास्तव में कृति वर्मा वास्तव में चाहती थीं कि आरव शर्मा उन्हें छुएं ताकि वे निश्चित रूप से लड़ पड़ें। निखिल ओबरॉय के पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह निश्चित रूप से आरव शर्मा को अपमानित कर सकते हैं। जब तक वह आरव शर्मा को अपमानित होते देख सकती थी उन्हें आराम महसूस होता। निखिल ओबरॉय ने आरव शर्मा को देखा, मुस्कुराया और पूछा, क्यों? क्या तुमने कुछ सोच लिया? आरव शर्मा, मुझे अचानक लगा कि तुम बहुत दयनीय हो, मैं यहाँ तुम्हें एक बात समझाने आया हूँ। निखिल ओबरॉय, क्या बात? आरव शर्मा, मैं कृति वर्मा के साथ SBI वाशी ब्रांच में इंटर्नशिप के लिए गया था, लेकिन उसका सुपरवाइजर के साथ संबंध बन गया और हम अलग हो गए। बाद में उसने सुपरवाइजर से भी ब्रेकअप कर लिया और चाहती थी कि मैं उसे माफ़ कर दूं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे माफ़ कर सकता हूं? वह बस मुझसे नाराज़ है और मुझसे बदला लेना चाहती है। तुम बस उसके लिए मेरे बदले का एक साधन हो। क्या ये विशेष रूप से दिल दुखाने वाला नहीं है? तुम तो काइजी भी नहीं गिने जाते, तुम बस एक साधन हो। निखिल ओबरॉय ने यह भी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में कृति वर्मा के साथ रहना चाहते हैं। बस मज़े के लिए कुछ दिनों में उसे छोड़ देंगे। वह उसे सोने की पूजा करने को स्वीकार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वह उनका उपयोग कर रही थी। निखिल ओबरॉय कुछ बोल पाते उससे पहले कृति वर्मा ने जल्दी से इनकार किया। निखिल, उसकी बकवास मत सुनो, वह बस हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहता है। निखिल ओबरॉय को लगा कि यह बात सही है। उन्होंने मुड़कर आरव शर्मा से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? आरव शर्मा, तुम SBI वाशी ब्रांच के प्रेसिडेंट अनिल देसाई को फ़ोन करके सत्यापन कर सकते हो। तुम्हारे पास उनका नंबर है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। निखिल ओबरॉय ने आरव शर्मा को गंभीरता से देखा और फिर मुड़कर कृति वर्मा को देखा। कृति वर्मा के दिल में बहुत घबराहट थी, लेकिन वह अभी भी बहाना बना रही थी। नहीं नहीं निखिल, उसकी बकवास मत सुनो, वह हमारे रिश्ते में दरार डाल रहा है। वह हमसे जलता है। निखिल, उसे मारो और उसे कड़ा सबक सिखाओ, वरना वह हमें इस तरह उकसाता रहेगा। निखिल ओबरॉय को नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें लगा कि आरव शर्मा ने जो कहा वह सच लगता है, लेकिन वह ये विश्वास नहीं करना चाहते थे कि कृति वर्मा उन्हें बदले का साधन मानती थी, यहाँ तक कि एक अच्छा बच्चा भी नहीं। इस समय 4 कारें वहां आईं। जल्द ही कारें पास में आईं और आरव शर्मा के घर के सामने रुकीं। 1 दर्जन लोग कार से उतरे और जल्दी से निखिल ओबरॉय के पास दौड़े। कृति वर्मा बहुत खुश हुई। निखिल ओबरॉय के लोग आ गए थे और आरव शर्मा अब मरने वाला था। एक सचिव की तरह कपड़े पहने एक महिला ने निखिल ओबरॉय को एक दस्तावेज सौंपा। निखिल ओबरॉय ने उसे देखा भी नहीं, उसे आरव शर्मा की ओर फेंक दिया और बोले, इस पर हस्ताक्षर करो। 5 लाख रुपये जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते तो मैं इन भाइयों को तुम्हें अच्छा इंसान बनना सिखाने दूंगा। 1 या 2 लोगों के साथ आरव शर्मा अभी भी निपट सकते थे। निमा के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ वह निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम को अस्थायी कार्य जारी करना पड़ा। ये पता चला कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आरव शर्मा खतरे में होंगे। लेकिन अब यह बहुत मुश्किल है, कार्य पूरा नहीं हुआ है और पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। वह इन दर्जन भर गुंडों से कैसे निपटे? पास में तमाशा देख रहे गांव वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसे दिन भर पागलपन करने से नहीं रोका जा सकता। अब कोई दरवाजे पर रोक रहा है, देखें वह कितना पागल है। उसे बहुत पहले कड़ा सबक सिखाना चाहिए था, वरना उसे वास्तव में लगता था कि कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। माँ, मुझे अचानक दिल में बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हम अभी उससे क्यों नहीं पूछते कि वह सड़क और मंदिर बनाने के लिए पैसे दान करेगा? हो, ये सही है, उसे अब तत्काल मदद की ज़रूरत है। जब तक वह दान देने को तैयार है हम उसकी मदद करेंगे। उसे सहमत होना होगा। गांव वाले सभी हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़े। निखिल ओबरॉय ने तुरंत गांव वालों की ओर इशारा किया और धमकाया, तुम सब दूर रहो, जो भी उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार दूंगा। गांव वाले वास्तव में डर गए, लेकिन आरव शर्मा से पैसे दान करवाने के लिए उन्हें केवल हिम्मत जुटाकर पूछना पड़ा, आरव शर्मा, क्या तुम पैसे दान करने को तैयार हो? जब तक तुम दान देने को तैयार हो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मूर्ख मत बनो, पैसे के लिए खुद को दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हारे लिए सड़क और मंदिर बनाने के लिए पैसा तो बूंद के बराबर है।
जल्दी से फैसला करो, लोग शुरू करने वाले हैं। निखिल ओबरॉय, धिक्कार है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी है ना? जो भी उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे अभी मार दूंगा। मेरे पिताजी का नगर निगम बयूरो के निदेशक राजेश ठाकुर के साथ अच्छा रिश्ता है। मुझे बयूरो में जाने का डर नहीं है। इसने गांव वालों को डरा दिया। हालांकि वे अभी भी आरव शर्मा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब तक वह पैसे दान करता है, वे अभी भी उसकी मदद करने को तैयार थे। उनके लिए पैसा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। आरव शर्मा के स्वभाव के हिसाब से वह पिटने से बेहतर है कि हार न माने। इसलिए उन्होंने बहुत निर्णायक रूप से इनकार किया। तुम सब याद रखो कि तुम मेरे परिवार की पैतृक कब्र खोदने की धमकी दे रहे हो। मैं निश्चित रूप से तुमसे ये हिसाब चुकता करूंगा। अगर तुम मुझसे पैसे लेना चाहते हो तो सपने मत देखो। इसने गांव वालों को काफी गुस्सा दिलाया। मूर्ख, तुम्हें पैसा चाहिए, अपनी जान नहीं। तुम्हें पिटना चाहिए, मैं बस देखूंगा कि तुम्हें कैसे मार डाला जाता है। हैंडसम, दया मत करना और उसे जोर से मारो। मुझे वह बहुत समय से पसंद नहीं था, उसे मारो। निखिल ओबरॉय हंसे और बोले, आरव शर्मा, तुमने ये कैसे किया? पूरा गांव तुमसे इतनी नफरत करता है। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, वैसे भी जल्द ही मैं और वे एक ही गांव के नहीं होंगे। इस चीज को वापस ले जाओ, मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने फोल्डर को निखिल ओबरॉय के चेहरे पर फेंक दिया। निखिल ओबरॉय गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, धिक्कार है, मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ रूखा हो जाऊंगा। उसे पकड़ो। निखिल ओबरॉय ने बुलाए गए दर्जन भर गुंडे तुरंत तैयार हो गए और धीरे धीरे आरव शर्मा की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 31। आरव शर्मा की वर्तमान कौशल के साथ वह निश्चित रूप से इन दर्जन भर लोगों को नहीं हरा सकते थे। वह केवल धीरे धीरे आंगन में पीछे हट सकते थे। पास में खड़े गांव वालों ने खुशी से भरी मुस्कान दिखाई। हर कोई उनके मूर्ख बनने और बुरी तरह पिटने का इंतजार कर रहा था। कृति वर्मा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी, नीच, अब तुम्हें कीमत चुकाने का समय आ गया है। अगर तुम्हें पैसा है तो मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। निखिल ओबरॉय आरव शर्मा को तुच्छ समझते थे। उनके विचार में आरव शर्मा कटिंग बोर्ड पर मांस हैं और उन्हें काटने की अनुमति है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि क्या कृति वर्मा उनके साथ चालबाजी कर रही है। उन्होंने अनिल देसाई का नंबर ढूंढा और डायल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया। निखिल ओबरॉय, हेलो, क्या ये प्रेसिडेंट अनिल हैं? अनिल देसाई, हाँ मैं हूँ, आप कौन हैं? निखिल ओबरॉय, मैं निखिल ओबरॉय, मेरे पिता विनोद ओबरॉय हैं, प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के उपाध्यक्ष और सीईओ। अनिल देसाई, ओह, तो आप श्रीमान विनोद के बेटे श्रीमान निखिल हैं। मुझे नहीं पता कि श्रीमान निखिल ने मुझे क्यों फ़ोन किया। निखिल ओबरॉय, आपसे किसी के बारे में पूछना है। अनिल देसाई, किसके बारे में? निखिल ओबरॉय, आरव शर्मा। आरव शर्मा को आंगन में पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा चुका था। उन्होंने जल्दी से फावड़ा उठाया ताकि अपनी रक्षा कर सकें। निखिल ओबरॉय ने जिन लोगों को बुलाया था वे विध्वंस में विशेषज्ञ थे। जहां कहीं भी जिद्दी मकान मालिक होते वे वहां जाते। एक एक करके वे ऐसे गुरु थे जो सतह पर मृत्यु से नहीं डरते थे। तुम्हारे हाथ में वह चीज किसी काम की है। आओ, अगर हिम्मत है तो मेरी गर्दन पर काटो। मुझे लगता है कि 2 भुजाएं होना थोड़ा अतिरिक्त है। एक ही काफी है, मेरे लिए एक काट दो। हाँ हाँ, उन्होंने वास्तव में अपनी भुजाएं, टांगें और सिर को आरव शर्मा के सामने काटने के लिए बढ़ा दिया। ये निमा काटना निश्चित रूप से नहीं काटा जा सकता। उनके कारण नहीं, बल्कि कानून के कारण। अगर वास्तव में किसी की भुजाएं और टांगें काट दी गईं तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से सुलझाया जा सकता है और जेल जाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए खुद को जेल में डालने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आरव शर्मा के स्वभाव के साथ वह उस तरह का कायर नहीं था जो दरवाजे पर मजबूर होने पर जवाबी हमला करने की हिम्मत न करे। धिक्कार है, मैं काट नहीं सकता, मैं सिर पर मार सकता हूँ, ठीक है ना? आरव शर्मा ने अपना फावड़ा उठाया और उसे थपथपाया। बैंग! वह व्यक्ति जिसका सिर गंदगी की तलाश में आया था जमीन पर गिर गया। उसका मस्तिष्क तुरंत खून बहने लगा। ये लोग डर गए। आमतौर पर वे उन जिद्दी मकान मालिकों को डराते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करता था। आरव शर्मा ने बिल्कुल नियमों के अनुसार कार्ड नहीं खेले, उन्होंने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। आरव शर्मा, आओ, जिसे लगता है कि उसके पास बहुत सारे सिर हैं उसे बाहर निकालो। आओ, मैं तुम्हारे लिए एक काट दूंगा। तुम पागल हो, तुमने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। आरव शर्मा, तुम। आरव शर्मा ने अपनी बात पूरी करने से पहले निखिल ओबरॉय ने अचानक कुतिया चिल्लाया और फिर कृति वर्मा को थप्पड़ मारा। इससे पहले कि आरव शर्मा प्रतिक्रिया दे पाते, सिस्टम ने एक संकेत दिया। सिस्टम, मालिक को अस्थायी कार्य पूरा करने के लिए बधाई, बाजीचुआन पुरस्कार। आरव शर्मा ने अपने सिर में गर्मी महसूस की और वह तुरंत बाजीचुआन में निपुण हो गए। जाहिर है,
निखिल ओबरॉय ने अनिल देसाई से पहले ही जान लिया था कि आरव शर्मा, कृति वर्मा और संजय पाटिल के बीच क्या हुआ था। कृति वर्मा की आरव शर्मा के खिलाफ बदला लेने के लिए निखिल ओबरॉय का उपयोग करने की साजिश उजागर हो गई। निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा को पकड़ा और कार से बाहर निकाला, चिल्लाते हुए, तुम सब रुको और वापस आओ। गुंडों के समूह ने उन्हें भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ देखा। निखिल ओबरॉय ने हाथ हिलाया, उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। निखिल ओबरॉय ने कृति वर्मा को आरव शर्मा के सामने फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उससे धोखा खा गया था। अब सच्चाई सामने आ गई है, मैं उसे तुम्हें सौंप देता हूँ। कृति वर्मा, निखिल ओबरॉय, मेरे लिए चुप रहो और एक और शब्द बोलने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मंच पर भेज दूंगा। बकवास। आरव शर्मा ने फावड़ा एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने अपने हाथों को ताली बजाई और कहा, मुझे उसके साथ निपटने में कोई रुचि नहीं है। क्या तुम उसे खजाना नहीं समझते? यह एक बैग है, ये कपड़े हैं और 50,000 रुपये की ब्रेकअप फी। तुमने ये सारा पैसा खर्च किया है, तुम इसे बेकार नहीं खर्च कर सकते। शादी करो और घर ले जाओ। निखिल ओबरॉय, हाँ महिलाओं की बात मत करो, चलो व्यवसाय की बात करते हैं। मैं वास्तव में तुम्हारा घर और ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। मैं नहीं देख सकता था कि तुम्हारे पास बैंक में वास्तव में 10 करोड़ की जमा राशि है। मैंने तुम्हें कमा का, तुम्हें 5 लाख निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगा। इस तरह मैं तुम्हारे लिए इसे दोगुना करता हूँ, 10 लाख, और अपना सारा घर और ज़मीन मुझे बेच दो। जेमे यंग, आरव शर्मा, नहीं बेचता, यहाँ से निकल जाओ। निखिल ओबरॉय, तुम तारीफ करना नहीं जानते। अगर तुम्हारे पास बैंक में 10 करोड़ की जमा राशि है तो क्या, लेकिन तुम अभी भी एक किसान हो। मेरे पिता प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के उपाध्यक्ष और सीईओ हैं और मेरे परिवार के पास बीजिंग और अन्य जगहों पर 1 से ज़्यादा घर हैं। 10 करोड़, समझे? मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, ये तुम्हारा सम्मान है। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मुझे तुम्हारे 10 करोड़ से डर लगता है? आखिरकार आरव शर्मा के पास 10 करोड़ रुपये हैं। अगर वास्तव में हंगामा शुरू हो गया तो अगर ये 10 करोड़ रुपये समाचार घोषणाओं को खरीदने में खर्च किए गए तो ये भी बहुत शोर मचा सकता है। निखिल ओबरॉय ने कहा कि वह डरते नहीं हैं, ये बकवास है। अगर वह डरते नहीं थे तो उनके पास अब ये रवैया नहीं होता। आरव शर्मा का घर गांव के प्रवेश द्वार पर है, ठीक चौराहे पर। अगर शांतिपुर को तोड़कर ऊंची इमारतें बनानी हैं तो आरव शर्मा के परिवार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो, एक समुदाय के गेट पर एक 2 मंजिला निजी घर है, साथ में एक छोटा आंगन, ये कितना भद्दा है। ये समुदाय के निवासियों के लिए यात्रा करने में भी असुविधाजनक है। और नए समुदाय के पूरा होने पर सड़क को अनिवार्य रूप से चौड़ा करना होगा। सड़क को चौड़ा करने के लिए आरव शर्मा की जमीन से होकर गुजरना होगा। गांव के अन्य घरों की विध्वंस मूल्य अधिक नहीं है, केवल आरव शर्मा के परिवार का घर और जमीन ऊंची कीमत मांग सकते हैं। इसलिए निखिल ओबरॉय को लगा कि उन्हें विध्वंस योजना की घोषणा से पहले आरव शर्मा का घर और जमीन एक साथ खरीदना होगा। 10 लाख पर्याप्त नहीं है तो 10 लाख और जोड़ दो। जब तक वह इसे खरीद सकते हैं वह प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप से 2 करोड़ या उससे अधिक मांग सकते हैं। निखिल ओबरॉय, 20 लाख बहुत हैं। बहुत लालची मत बनो। आरव शर्मा, हमारे परिवार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इसे 20 लाख में खरीदना चाहते हो, तुम सपने देख रहे हो। निखिल ओबरॉय, तो तुम कितना चाहते हो? आरव शर्मा, कम से कम 20 करोड़। निखिल ओबरॉय, धिक्कार है, तुम लूट क्यों नहीं लेते? आरव शर्मा, अगर तुम इसे वहन नहीं कर सकते तो मत खरीदो। वैसे भी हमारे परिवार का ये स्थान 20 करोड़ का है। निखिल ओबरॉय, मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि यह कितना मूल्यवान है, बल्कि मैं जो कहता हूं वही मायने रखता है। समझे? बस 20 लाख, तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, करोगे या नहीं? आरव शर्मा ने सिर हिलाया। निखिल ओबरॉय, तुमने अभी तक समाज की मार नहीं खाई है और तुम्हें नहीं पता कि लोग कितने कपटी हैं। आओ, इसे तुम्हारे हवाले। चाहे तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, उसे इस समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ। पहले जिद्दी मकान मालिकों से निपटने की प्रक्रिया ऐसी ही थी। निखिल ओबरॉय ने पहले कम कीमत पर दबाव डाला। गुंडे गुस्से में थे। आरव शर्मा ने उनके एक साथी को घायल कर दिया था और वे सभी बदला लेना चाहते थे। इस बार उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और धीरे धीरे आरव शर्मा को घेर लिया। वे सभी एक साथ चढ़ गए, भीड़ का फायदा उठाकर आरव शर्मा को गिराने की कोशिश कर रहे थे। आरव शर्मा ने अभी अभी बाजीचुआन सीखा था और उन्हें उनके साथ अभ्यास करने का मौका मिला। आरव शर्मा ने सीधे बाजीचुआन की सबसे भयंकर चाल टाइगर क्लाइंबिंग माउंटेन का उपयोग किया, तुरंत 2 लोगों को गिरा दिया। दोनों के जमीन पर गिरने के बाद वे उठ नहीं सके, लेकिन निखिल ओबरॉय डर गए। धिक्कार है, मैं एक कठिन स्थिति में फंस गया। मैंने उसे अभी इतना कायर देखा, मुझे लगा वह बेकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना शक्तिशाली है। निखिल ओबरॉय ने मन ही मन सोचा। सुरक्षा के लिए वह जल्दी से आंगन से बाहर निकल गए। ये गुंडे बेकार हैं, वे आरव शर्मा के सामने 3 साल के बच्चे की तरह नाजुक हैं।
1 मिनट से ज़्यादा समय तक दर्जन भर लोग जमीन पर गिर गए। आरव शर्मा ने खुशी से अपने हाथों को देखा और अपने दिल में कहा, मुझे नहीं पता था कि बाजीचुआन इतना भयंकर है और इसकी वास्तविक युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। पास में तमाशा देख रहे गांव वाले सभी स्तब्ध रह गए। मेरी प्यारी, उसने मार्शल आर्ट्स कब सीखा? क्या वह किताबी कीड़ा नहीं है? वह ये कैसे कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह आमतौर पर इतना सख्त है, तो उसने चुपके से अभ्यास किया था। धिक्कार है, क्या उसने पहले हम पर हमेशा दया दिखाई थी? अगर यह निमा शुरू हो गया तो उसके नीचे आधा हमला कौन झेल सकता है? दर्जन भर गुंडे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए निखिल ओबरॉय रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। वह जल्दी से कार में बैठकर भाग गए। आरव शर्मा उन्हें कैसे भागने दे सकते थे? उन्होंने देखा कि आरव शर्मा तेजी से दौड़े, निखिल ओबरॉय की पोश में कूद गए, उनके बाल पकड़े और उन्हें थप्पड़ मारा। आरव शर्मा, धिक्कार है, मेरे घर में हंगामा करने आए तो तुम भागना चाहते हो? निखिल ओबरॉय, तुम गड़बड़ मत करो। मेरे पिता प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के उपाध्यक्ष और सीईओ हैं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आरव शर्मा, सचमुच? तुम अभी अपने पिता को फ़ोन कर सकते हो और उन्हें यहाँ बुला सकते हो। देखो क्या मैं उनके सामने तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत करता हूँ। इस समय एक मेबैक S684 वैन के साथ आए। निखिल ओबरॉय ने मेबैक की लाइसेंस प्लेट देखकर खुशी से मुस्कुराया। मेरे पिता आ गए हैं और वह इतने सारे लोगों को साथ लाए हैं। धिक्कार है, आरव शर्मा, मुझे आज तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगने पर मजबूर करना होगा। अध्याय 32। ये निमा उपन्यास में वर्णित जैसा ही है। छोटे को खिलो, बड़ा आता है, अंतहीन। आरव शर्मा ने निखिल ओबरॉय को थप्पड़ मारा और कार से बाहर कूद गए। मेबैक उनके सामने रुकी। ड्राइवर कार से उतरा और दरवाजा खोला और विनोद ओबरॉय बाहर निकले। उनके पीछे की 4 वैन से 30 से ज़्यादा लोग उतरे। मेरी अच्छाई, ये युद्ध वास्तव में डरावना है। कोई सामान्य व्यक्ति इस समय डर से बोलने में असमर्थ होता। पड़ोसी के घर पर तमाशा देख रहे गांव वाले फिर से खुश हो गए। फिर से आ गया। इतने सारे लोगों के साथ वह अब निश्चित रूप से खत्म हो गया। हाय हाय, क्या तुम्हें लगता है कि अब हम उससे पैसे दान करने के लिए कहें तो वह सहमत होगा? धिक्कार है, क्या तुम पागल हो? इतने सारे लोग हैं, तुम अब उसकी मदद करने जाओ और तुम्हें अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। सही बात है, सड़क और मंदिर बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम खुद को इसमें नहीं डाल सकते। चुपचाप नाटक देखते हैं। ये लड़का बहुत घमंडी है। अगर कोई हमारे लिए उसे सबक दे दे तो अच्छा होगा। अगर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम उसे कभी दबाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। केवल इसलिए कि आरव शर्मा सड़क और मंदिर बनाने के लिए पैसे दान करने को तैयार नहीं थे, अनजाने में वह पूरे गांव का दुश्मन बन गए। निखिल ओबरॉय जल्दी से कार से उतरे और अपने पिता के पास शिकायत करने दौड़े। विनोद ओबरॉय ने अपने बेटे के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखे, ठंडे स्वर में हंसे और आरव शर्मा की ओर चले। उनके पीछे 30 से ज़्यादा लोग आरव शर्मा के घर के गेट को रोक रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से अपने अधीनस्थों को समझाया कि अन्य गांव वालों को पास आने की अनुमति नहीं है। सीधे तौर पर कहें तो वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले कि वह आरव शर्मा का घर और ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ताकि गांव वाले विध्वंस के बारे में न सोचें, क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी बिना कारण के शहरी गांवों में पुराने घर नहीं खरीदता। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वह जगह तोड़ी जाने वाली है, इसलिए इसे कम कीमत पर खरीदा और ऊंची विध्वंस शुल्क मांगने की प्रतीक्षा की। विनोद ओबरॉय ने हाथ हिलाया और सचिव को समझौता आरव शर्मा को देने का इशारा किया। सचिव ने जल्दी से ऐसा किया। विनोद ओबरॉय, अगर तुम इस पर हस्ताक्षर कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा और तुम्हारा घर जबरन तोड़ दूंगा। आरव शर्मा, धिक्कार है और मुझे डराओ। क्या तुम्हें लगता है कि इस देश में कोई कानून नहीं है? विनोद ओबरॉय, हाँ, कानून। मेरे लोगों ने जिद्दी मकान मालिकों से निपटा है। मुझे नहीं पता कि कितने घर तोड़े गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कानून से डर लगेगा? मैं तुम्हें डराने से नहीं डरता, उनके हाथों में अभी भी जाने हैं। विध्वंस में कुछ लोगों की मृत्यु होना सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि विनोद ओबरॉय ने पहले बहुत सारे दुष्ट काम किए हैं। वह घमंड करने के आदी थे और उनके साथ तर्क करना और कानून की बात करना बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन वह 30 से ज़्यादा लोगों को लाए थे और अगर वह वास्तव में करना चाहते थे तो आरव शर्मा शायद फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर तुम गलती से ज़मीन पर गिर गए तो फिर से खड़ा होना मुश्किल होगा। सिस्टम, प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का इक्विटी हस्तांतरण पत्र रास्ते में है, मालिक थोड़ा और देर कर सकते हैं। आरव शर्मा के दिल में चुपके से खुशी हुई। इस तरह वह प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप की 77% इक्विटी को नियंत्रित करते हैं। विनोद ओबरॉय, ये बूढ़ा नीच उनके सामने घमंड करने की हिम्मत करता है, बस गंदगी की तलाश में है। आरव शर्मा, विनोद ओबरॉय, ठीक है। विनोद ओबरॉय, हाँ,
विनोद ओबरॉय, प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के उपाध्यक्ष और सीईओ। मैं प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के 23% शेयर भी रखता हूं, जो ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, तुम मुझसे नहीं खेल सकते। मैं जो चाहता हूं तुम वही दो, ये तुम्हारा सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। हालांकि प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप सूचीबद्ध नहीं है, इसकी मूल्यांकन कम नहीं है। कहा जाता है कि यह 20 बिलियन के पैमाने तक पहुंच गया है। विनोद ओबरॉय 23% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसकी कीमत 4.6 बिलियन है। आरव शर्मा ने पहले ही एक बहुत ही रोचक खेल के बारे में सोच लिया था। आरव शर्मा, प्रेसिडेंट विनोद सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह मैं हस्ताक्षर करता हूं, मैं तुरंत हस्ताक्षर करता हूं। विनोद ओबरॉय ने एक घमंडी मुस्कान दिखाई। उन्होंने सचिव को इशारा किया कि वह आरव शर्मा को एक हस्ताक्षर पेन दे। आरव शर्मा ने हस्ताक्षर पेन लिया और बिना देखे अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। सचिव समझौता लाया और विनोद ओबरॉय को देखने के लिए दिया। आरव शर्मा के हस्ताक्षर देखकर विनोद ओबरॉय ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने समझौते को अपनी बाहों में रखा और फिर अपने साथ लाए 30 से ज़्यादा लोगों से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे बेटे को उसने मारा है? उसे 10 गुना वापस करो। नहीं, 10 गुना, 10 गुना। आरव शर्मा, क्या आपने नहीं कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे? आप अपनी बात की परवाह नहीं करते। निखिल ओबरॉय, तुम क्या सोच रहे हो? समझौता यह है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो लोग पिटेंगे। उसे पकड़ो, धिक्कार है, जब तक वह घुटनों पर बैठकर दया की भीख नहीं मांगता। हाँ, गुंडे एक साथ आंगन में घुस आए। आरव शर्मा, सिस्टम इक्विटी हस्तांतरण पत्र कब पहुंचेगा? सिस्टम, 10 सेकंड, टिके रहो। आरव शर्मा ने जल्दी से चिल्लाया, विनोद ओबरॉय, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम्हें वास्तव में बिल्कुल डर नहीं है? विनोद ओबरॉय ने 20 मीटर से ज़्यादा दूर खड़े गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी दूर? मेरे लोग अभी भी दृश्य को रोक रहे हैं। वे न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, मुझे डर क्यों होना चाहिए? ये कहना कि तुम गलती से गिर गए और इतने सारे लोग मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तुम पुलिस को बुलाओ तो भी कोई फायदा नहीं। आरव शर्मा, सचमुच मुझे लगता है कि पुलिस को बुलाना अभी भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निजी लाभ लेते हैं और अंडरवर्ल्ड में शामिल हैं। कानून अभी भी इसे संभालेगा। आपको क्या लगता है? डी। विनोद ओबरॉय के बोलने से पहले दरवाजे के बाहर से एक सीटी की आवाज आई। सभी ने उस ओर देखा। एक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे बेंटले और पोर्श जैसी कई लग्जरी कारों के साथ आए। जब विनोद ओबरॉय ने रोल्स रॉयस की लाइसेंस प्लेट नंबर देखा तो उनके पैर डर से कांपने लगे, लेकिन जल्द ही वह फिर से शांत हो गए। निखिल ओबरॉय ने धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, ये कौन है? विनोद ओबरॉय, चेयरमैन आ गए हैं। अब से तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं है। निखिल ओबरॉय, ओह, समझ गया। निखिल ओबरॉय जल्दी से गुंडों के समूह में छिप गए। तमाशा देख रहे गांव वाले फिर से बात करने लगे, यह क्या स्थिति है? फिर कोई आ गया। मेरी प्यारी, आरव शर्मा ने किस तरह के बड़े आदमी को उकसाया, लहर दर लहर। इस कार को देखो, ये बहुत कीमती लगती है। मैंने कभी ऐसा कार लोगो नहीं देखा। छोटा ट्रैपर्स, रोल्स रॉयस, करोड़ों की कार, धिक्कार है। क्या ये रोल्स रॉयस है? ओह माय गॉड, इस तरह की कार चलाने वाला कोई बड़ा आदमी ही होगा। आरव शर्मा खत्म हो गया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ पिटाई की बात नहीं है, शायद वह अपंग हो जाएगा। क्या वह पैसे होने पर घमंडी नहीं है? क्या वह पैसे होने पर सभी की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करता? बेहतर होगा कि वह बाकी की जिंदगी बिस्तर पर बिताए और देखे कि पैसे का क्या उपयोग है। रोल्स रॉयस रुकी। ड्राइवर कार से उतरा और दरवाजा खोला। चश्मा पहने और सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कार से उतरा। उसके पास खड़ा सचिव जल्दी से आगे बढ़ा और उसकी मदद की। ये व्यक्ति विक्रम देशपांडे हैं, प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और प्रमुख शेयरधारक। बेंटले जैसी लग्जरी कारों में भी कई लोग थे। वे सभी प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के पूर्व अल्पसंख्यक शेयरधारक थे। विनोद ओबरॉय जल्दी से आगे बढ़े और विक्रम देशपांडे से मिले। चेयरमैन, आप यहाँ क्यों आए? विनोद ओबरॉय ने सम्मानपूर्वक पूछा। विक्रम देशपांडे, विनोद, तुम यहाँ क्यों हो? विनोद ओबरॉय, ऐसा है, किसी ने मेरे बेटे का पैसा उधार लिया था और घर और जमीन से कर्ज चुकाने की ज़रूरत है। मेरा बेटा युवा है और उसे ऑपरेट करना नहीं आता, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। विक्रम देशपांडे ने भौहें चढ़ाईं, फिर हंसे। वह अपने पूरे जीवन मॉल में रेंगते और लुढ़कते रहे हैं, क्या वह अभी भी नहीं समझ सकते कि विनोद ओबरॉय क्या कर रहे हैं? विक्रम देशपांडे, विनोद, तुम इसे अब खरीद कर कंपनी को कितना देने वाले हो? विनोद ओबरॉय, चेयरमैन ने गलत समझा। मैंने इसे नहीं खरीदा, उसने मेरे बेटे का पैसा उधार लिया था और घर और जमीन से कर्ज चुकाया। विक्रम देशपांडे, हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? हाँ। अध्याय 33।
विक्रम देशपांडे के संदेह का सामना करते हुए विनोद ओबरॉय केवल अपनी रणनीति बदल सकते थे। उन्होंने वह समझौता जो आरव शर्मा ने अभी हस्ताक्षर किया था, विक्रम देशपांडे को सौंप दिया। विनोद ओबरॉय, चेयरमैन, मैं वास्तव में आपका सम्मान करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने बेटे को जानबूझकर जाल बिछाने दिया ताकि वह उसका लालच करे और मौका लेकर घर और जमीन को कम कीमत पर खरीद ले। आप देख सकते हैं कि यह घर और जमीन बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। जब नया समुदाय बनेगा तो गेट को मुख्य सड़क तक जाने के लिए यहाँ से गुजरना होगा। इसके बगल की साइड रोड को भी समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए चौड़ा करना होगा। केवल इसके महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान के लिए, इतने बड़े क्षेत्र के लिए 2 करोड़ की कीमत ज़्यादा नहीं है ना? विक्रम देशपांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसे 5 लाख रुपये में खरीदा गया और 2 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। ये वास्तव में बहुत बड़ा मुनाफा है। विनोद ओबरॉय, ये निश्चित है। कंपनी जो पैसा कमाएगी वह शेयरधारकों में वितरित होगी, लेकिन इसे खरीदने के बाद विध्वंस शुल्क आपका है, यह अलग है। विक्रम देशपांडे, वास्तव में मेरे लिए भक्ति। विनोद ओबरॉय, बिल्कुल, आपकी प्रतिष्ठा को खराब न करने के लिए चेयरमैन, मैंने इसे अपने बेटे के नाम पर खरीदा। जब विध्वंस शुल्क मिलेगा मैं इसे तुरंत आपको हस्तांतरित कर दूंगा। विक्रम देशपांडे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और समझौता विनोद ओबरॉय को वापस कर दिया। विनोद ओबरॉय ने राहत की सांस ली और आखिरकार इसे टाल दिया। हालांकि उन्हें कुछ संदेह था, विक्रम देशपांडे यहाँ क्यों आए? विनोद ओबरॉय, चेयरमैन, आप स्वयं यहाँ क्यों आए? इतने सारे शेयरधारकों के साथ? क्या आपको मेरी निष्ठा पर भरोसा नहीं है? विक्रम देशपांडे, हाँ, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। लड़की, मेरी मदद करो। सचिव ने सिर हिलाया और विक्रम देशपांडे को सहारा देकर आरव शर्मा की ओर ले गई। विनोद ओबरॉय भ्रमित थे, अभी भी समझ नहीं आया कि विक्रम देशपांडे और शेयरधारक यहाँ क्या कर रहे थे। वह जल्दी से उनके पीछे गए और विक्रम देशपांडे की दाहिनी भुजा को सहारा दिया। जल्द ही विक्रम देशपांडे आरव शर्मा के पास पहुंच गए। उन्होंने आरव शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। विक्रम देशपांडे, युवक, क्या तुम आरव शर्मा हो? आरव शर्मा ने सिर हिलाया। विक्रम देशपांडे ने तुरंत अपनी दाहिनी भुजा छुड़ाई, हाथ बढ़ाया और आरव शर्मा के साथ हाथ मिलाकर अभिवादन किया। हाँ, मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई, आरव शर्मा ने दोस्ताना जवाब दिया। चाहे विक्रम देशपांडे कैसा भी व्यक्ति हो, वह अब आरव शर्मा के प्रति बहुत विनम्र है। आरव शर्मा भी उनके प्रति विनम्र होंगे, भले ही ये केवल शिष्टाचार के लिए हो। विक्रम देशपांडे, लड़की, चीजें आरव डोंग को दे दो। सचिव ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी बाहों में रखे बड़े लिफाफे को आरव शर्मा को सौंप दिया। उसने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, डोंग आरव, मैं चेयरमैन की सचिव हूँ। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में बनी रह सकती हूँ और मैं निश्चित रूप से आपके लिए पूरी मेहनत से काम करूंगी। विनोद ओबरॉय, निखिल ओबरॉय, कृति वर्मा, विध्वंस गुंडे, भ्रम, आघात, हैरानी, डर, सभी स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा है? चेयरमैन की सचिव ने वास्तव में आरव शर्मा को झुककर अभिवादन किया और उन्हें डोंग आरव कहा। यह क्या बकवास है? आरव शर्मा ने लिफाफा खोला और उसमें झांका। इसमें सभी शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित इक्विटी हस्तांतरण पत्र थे। विनोद ओबरॉय के पास 23% शेयरों को छोड़कर शेष 77% शेयर अब आरव शर्मा के पास हैं। आरव शर्मा ने लिफाफे को अपनी बाहों में रखा, अपनी तर्जनी को अपने मुंह पर उठाया और धीरे से शश किया। मैं अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल हूँ, दूसरों को यह न बताएं। विक्रम देशपांडे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, समझ गया, समझ गया। आरव शर्मा भी गांव में घर और जमीन को कम कीमत पर तोड़ना चाहते हैं। अभी के लिए वह गांव वालों को यह नहीं बता सकते कि वह प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन बन गए हैं, वरना उनकी प्रवृत्ति के साथ वे निश्चित रूप से बहुत ऊंची कीमत मांगेंगे। विनोद ओबरॉय इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, चेयरमैन, यह क्या हो रहा है? विक्रम देशपांडे, मैं अब प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का चेयरमैन नहीं हूं, मैं रिटायर हो गया हूं। डोंग आरव ने मेरे और अन्य शेयरधारकों के पास मौजूद सभी शेयर खरीद लिए हैं। अब वह प्रमुख शेयरधारक और बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो तुमने जो घर और जमीन खरीदी उसे उन्हें समर्पित करना चाहिए। विनोद ओबरॉय, आरव शर्मा ने मुस्कुराकर विनोद ओबरॉय की ओर हाथ हिलाया और कहा, श्रीमान विनोद, आप जानते हैं कि मैं प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का चेयरमैन बनना चाहता हूं और आपने जानबूझकर मेरे लिए इतना भारी उपहार खरीदा। विनोद ओबरॉय, मैं विनोद ओबरॉय इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। वह तुरंत आगे बढ़े और पूछा, आपने अपनी इक्विटी उसे क्यों बेच दी? जल्दी से वापस लो। विक्रम देशपांडे ने मुड़कर निखिल ओबरॉय को घूरा। अन्य शेयरधारकों ने भी उसे नाराजगी से घूरा। निखिल ओबरॉय बाहर आमतौर पर घमंडी है, लेकिन वह केवल कुछ युवाओं के बीच है। इन अनुभवी और युद्ध कठिन बूढ़ों के सामने वह तुरंत मुरझा जाएगा। विनोद ओबरॉय का दिमाग बहुत तेज था और उन्होंने जल्दी से अपनी बाहों में रखा समझौता आरव शर्मा को सौंप दिया।
डोंग आरव, आप सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में आपको एक उदार उपहार देना चाहता था। मुझे आशा है कि आप इसे नापसंद नहीं करेंगे। मैं बाद में आपको 2 और विला दूंगा। आपका स्वागत है कि आप हमें कठिनाइयों को पार करने और अधिक गौरव बनाने के लिए नेतृत्व करें। आरव शर्मा के होंठों पर एक मुस्कान थी और उन्होंने समझौता स्वीकार नहीं किया। जब कुछ होता है तो किसी को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आप समझौता वापस करना चाहते हैं तो बस ऐसा दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे संभव है? आरव शर्मा, श्रीमान विक्रम, विध्वंस के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है ना? विक्रम देशपांडे, केवल मुझे और विनोद ओबरॉय को पता है। आरव शर्मा, तो क्या वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके, अपनी स्थिति का उपयोग करके दूसरों के लिए भारी लाभ ले रहा है? विक्रम देशपांडे, हाँ ऐसा ही है। आरव शर्मा, और इन गुंडों का क्या मामला है? क्या ये सभी प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप से हैं? विक्रम देशपांडे, नहीं, अगर मुझे गलती नहीं हुई तो ये लोग विनोद ओबरॉय की पत्नी द्वारा संचालित शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी से होने चाहिए। पहले विध्वंस मुश्किल था और अक्सर जिद्दी मकान मालिक बहुत ऊंची कीमत मांगते थे। इसलिए विध्वंस को जल्दी पूरा करने के लिए कंपनी उन्हें जिद्दी मकान मालिकों की समस्याओं को संभालने देती थी। हम उन्हें काम करने के लिए भुगतान करते हैं और हमारे उनके साथ रोजगार संबंध हैं और कोई अन्य संलिप्तता नहीं है। आरव शर्मा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, ठीक है, मैं पुलिस को बुलाकर इसे संभालने दूंगा। विनोद ओबरॉय डर गए और जल्दी से विनती की, डोंग आरव दयालु हों। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं अभी समझौता फाड़ देता हूँ। आप अपना हाथ ऊंचा रखें। आरव शर्मा, फाड़ दो। अगर कोई इसे उठाकर फिर से जोड़ दे तो क्या होगा? विनोद ओबरॉय, मैं इसे जला दूंगा और ये तुरंत जल जाएगा। आग, जल्दी, आग। निखिल ओबरॉय ने जल्दी से लाइटर निकाला और अपने पिता को सौंप दिया। आरव शर्मा, मेरे दरवाजे पर कागज जलाने का क्या मतलब है? मुझे शाप दे रहे हो? विनोद ओबरॉय, नहीं, नहीं, मैं सड़क के किनारे जलाने जा रहा हूँ। आरव शर्मा, अगर तुम सड़क के किनारे जलाते हो तो ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। विनोद ओबरॉय, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया डोंग आरव इसे दिखाएं। आरव शर्मा, अगर तुम इसे खा सकते हो, इसे मल में बदल दो और फिर इसे खेतों में पानी देकर खाद बना दो। ये सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होगा। श्रीमान विक्रम, क्या आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया तरीका अच्छा है? विक्रम देशपांडे के मुंह में लड़की, यानी प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप की चेयरमैन की सचिव, वास्तव में उनकी बेटी अनन्या देशपांडे है। अभी अनन्या देशपांडे ने भी बहुत विनम्रता से आरव शर्मा से बोर्ड के सचिव के रूप में बने रहने की विनती की थी। बेशक, विक्रम देशपांडे को अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना होगा। इस समय, चाहे सही हो या गलत, आरव शर्मा के पक्ष में खड़ा होना उनका सबसे सही विकल्प है। विक्रम देशपांडे, डोंग आरव सही कह रहे हैं। इसे फाड़ना सुरक्षित नहीं है और इसे जलाना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सोचने के बाद मुझे भी लगता है कि इसे खाना और बाहर निकालना सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतने शक्तिशाली नहीं है कि मल को वापस बहाल कर सकें, है ना? हाँ, आरव शर्मा और विक्रम देशपांडे ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। विनोद ओबरॉय को मजबूरन कड़ा काम करना पड़ा। क्या इन 4 कागजों को खाने से लोग मर जाएंगे?